हेलो बच्चों, क्या हाल चाल, कैसे आप लोग? फर्स्ट क्लास। तो चलो बेटा, यह लेक्चर, यह वीडियो उन बच्चों के लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट है बेटा जिनको इस साल नीट किसी भी कीमत पर हाल हाल में निकालना है। यदि आपका टारगेट बेटा इस साल नीट निकालना है तो दिस इज़ द मोस्ट एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट वीडियो फॉर यू। यह मैं आज जा रहा हूँ इस लेक्चर में ऑल इंडिया टेस्ट सीरीज़ का टेस्ट नंबर 3 पेपर कोड 10003 सॉल्व करने। और ये टेस्ट हुआ बेटा कल 20 को टेस्ट हुआ, 20 को। और आज हम लोग सैटरडे को टेस्ट हुआ बेटा, और आज है संडे 21 सितंबर, और रात के बजने जा रहे हैं अप्रॉक्स 9:30। तो हम लोग जा रहे हैं बेटा स्टार्ट करने, शुरू करने इसके सलूशन को। और जहाँ तक हो सकता है कोशिश मैं करूँगा कि पूरा हो जाए, पूरा हो जाता तो ठीक, अदरवाइज बेटा इसीलिए हमने पार्ट 1 कर दिया है कि जहाँ तक हो जाता है वहाँ तक हम लोग सॉल्व करते हैं। जैसे बेटा होता क्या है कि जब हम कहते हैं इस बात को कि दिस पेपर इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट पेपर, तो दैट मीन्स व्हाट, इसका क्या मतलब निकलता है? मतलब ये निकलता बेटा कि जैसे मान लीजिए कि पिछले जो अभी एग्ज़ाम के पैटर्न्स हैं, मतलब जैसे फिलहाल इस समय इस साल का जो पैटर्न है नीट 2025 की बात की जाए, तो जो एग्ज़ाम का पैटर्न है, जो क्वेश्चंस होते हैं, तो जब बहुत कोई एक्सपीरियंस टीचर पढ़ा रहा होता है आपको, यानी कि यू कैन से जस्ट लाइक मी, तो कह सकते हैं, तो फिर जैसे 15 साल 20 साल बेटा मतलब एक्सपीरियंस है, तो हमको तो फिलहाल 22 ईयर्स एक्सपीरियंस, कई हज़ार MBBS डॉक्टर्स बनाए बेटा, कई हज़ारों IITians, हज़ारों MBBS, तो बहुत ज़्यादा एक्सपीरियंस बेटा। तो इसे पता चलता है कि देख करके ना हम लोग, तो मतलब जैसे मैं अपनी बताऊँ तो मैं देख करके बेटा लग जाता है कि क्वेश्चन एग्ज़ाम में पूछा जा सकता है कि नहीं। और इसीलिए हर साल कभी ऐसा नहीं हुआ कि आपके 45 क्वेश्चन पूछे जाएँ और वो आप 45 के 45 आपकी कॉपी से डायरेक्ट ना मिले, अभी आज तक कभी हुआ नहीं। हाँ, नीट 2025 में ऐसा हुआ कि 2-4 क्वेश्चंस जो थे ठीक वही क्वेश्चन कॉपी में नहीं था, लेकिन उसके जैसा सराउंडिंग था। फिर भी ये नीट 2025 में हुआ कि 2-4 क्वेश्चन थोड़ा सा इधर उधर आए थे, तो यह एक्सेप्शनल केस है बेटा, हर साल ऐसा तो होना नहीं है। लेकिन हाँ, एग्ज़ाम है और आप रिस्क नहीं ले सकते। तो यदि आपको बेटा डॉक्टर बनना है, अच्छे कॉलेज में जाना है, अच्छा मार्क लाना है, या IIT आपका टारगेट है, आपको IIT में जाना है बेटा, और आपको अच्छे मार्क लाना है, तो योर फिजिक्स शुड बी वेरी 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 स्ट्रांग एंड गुड। क्यों? कि फिजिक्स से ही जो MBBS की सीट है या IIT की सीट है, फिजिक्स से ही होके जाती है। फिजिक्स की खासियत है कि आता है तो झमाझम झूम के नंबर देता है, नहीं तो आता ही नहीं है। यहाँ तक कि बहुत ज़्यादा कमज़ोर दिल वाले बच्चे तो फिजिक्स के पेपर को देखकर खोलते ही नहीं। और हमने वीडियो में दिया था आपको बेटा कि मेरा ये एक्सपीरियंस कहता है कि अबाउट 60% स्टूडेंट फिजिक्स के पेपर को देखते नहीं है, वो बाहर निकल के झूठ बोलते हैं कि हमने फिजिक्स देखा है। इसीलिए जब टेस्ट होता है तो एब्सेंट होने वालों की संख्या बहुत ज़्यादा होती है। लेकिन आप जैसा सोचिए, दिल पे हाथ रख कर कहिए कि क्या बायो का स्पेशल टेस्ट होता तो एब्सेंट होते? कदापि नहीं ना, कदापि नहीं। लेकिन फिजिक्स मन नहीं करता टेस्ट देने को, लेकिन आपको बेटा फिजिक्स इसीलिए रखा गया है कि एक अच्छे ब्रेन का IITian चाहिए और एक अच्छे ब्रेन का डॉक्टर चाहिए जिसको MBBS मिले और जो डॉक्टर बने। फिलहाल शुरू किया जाए, ठीक? तो चल बेटा, तो हम लोग शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर 1। तो मैं पहले ही बता दिया इंट्रोडक्शन में ही कि ऑल द क्वेश्चंस आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। सभी क्वेश्चन को शुरू से लेकर के लास्ट तक अच्छी तरह से देखिएगा, हम क्या बोल रहे हैं, शब्दों पे ध्यान दीजिएगा। कॉपी और पेन आपके पास होनी चाहिए, अच्छी तरह से नोट्स आप बनाते जाइएगा यदि एक अच्छे स्टूडेंट की तरह से। और जो लफड़ेबाजी वाला, मतलब जैसे अरे देख लिया हो गया, इधर स्लाइड कर दो, उधर स्लाइड कर दो, स्पीड कम बेसी कर लो, भगा दो यार, नेट खर्च हो रहा, भैया आपके लिए नहीं है वीडियो यार। ये हम बड़ी मेहनत कर रहे हैं, हम बड़ी मेहनत से टाइम निकाले बेटा। देखिए अभी रात हो गया, 9:30 बज गया,
तो हमको क्या पड़ी है कि ये वीडियो बना के आपको देने की, नहीं, हमारा आपसे दिली लगाव है बेटा। हम चाहते हैं कि आपको वीडियो मैं दूं, किसी कीमत पे कमिटमेंट किया तो मैं दूं, थोड़ा लेट ही सही, 2 पार्ट में दूं लेकिन दूं, इसलिए मैं बना रहा हूं। और मैं चाहता हूं कि आप, यदि मेरे ऊपर वाले ने की ब्लेसिंग है कि यदि मुझे कुछ आता है फिजिक्स तो मैं आपको ट्रांसफ़र करूं। दिस इज़ द मॉरल ड्यूटी। तो ये रीज़न होता है बेटा कि आपको, और ये चैनल के माध्यम से ऊपर वाले ने कुछ दिया है तो मेरा काम है कि वह मैक्सिमम ऑल ओवर इंडिया के बच्चों को मैं देने की कोशिश करूं। जो लेना चाहता है वह ले ले, जो नहीं लेना चाहता उसके लिए मैं क्या कर सकता हूं। हाँ, यदि वो समय है नहीं तो दिल फाड़ के भी दिखा देता। हाँ ना, फिर आज चलो शुरू किया जाए। तो ओके, कम ऑन द पॉइंट, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट बेटा क्या दिया हुआ है क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में, तो आइए चलिए हम लोग देखते बेटा कि क्वेश्चन ऑफ व्हाट इज गिवन इन द क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। ओके, तो आप क्वेश्चन को अच्छी तरह समझिएगा। पेपर आपके पास जरूर होना चाहिए। यदि पेपर नहीं बेटा तो मोबाइल आप अपनी वीडियो देखते समय मोबाइल में पेपर है तो है ही PDF आपके पास, तो आप उसको क्वेश्चन को जरूर सामने रख लें वीडियो देखते समय, और पेन कॉपी होनी चाहिए। मैं जैसे बता रहा हूँ आप इसे मेरे सॉल्व को देख के सॉल्व भी करते रहेंगे, और मेरे साथ हमसे आगे बढ़ करके सॉल्व करने की आप उसको कोशिश करेंगे कि अच्छा हाँ ये चीज़ थी तो हमसे कहाँ मिस्टेक हुई और कैसे इसको सॉल्व करना बेटा। तो ये आप प्रयास करिए कि हमसे पहले सोचने की क्षमता न बढ़ाइए, तो हमारे साथ जैसे आप हम कर रहे हैं तो मेरे साथ आप सोचेंगे तो बहुत अच्छा रिजल्ट आएगा इसका। बात समझे बेटा? तो चलिए ठीक है, तो आइए। और अच्छा, और वीडियो को शुरू से लास्ट तक अवश्य देखिएगा। सारे क्वेश्चन पे बहुत ध्यान से सुनिएगा, बहुत ध्यान से समझिएगा, नोट्स करते जाइएगा। कोई डाउट होता है तो आप हमसे बाद में ज़रूर पूछिएगा, चाहे आप ग्रुप वाले नंबर पे पूछें, चाहे आप अलग से हमको मैसेज कर दें, तो मैं जो नज़र पड़ेगी देखूंगा, जो टाइम मिलेगा मैं तो आपको बताऊँगा, तुरंत बताऊँगा। तो फिलहाल ओके, कम ऑन द पॉइंट। नाउ द क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। Now the question number first, what is asking this question? So it is given, this is the most important question. Means already have been told that all questions are the very important. तो मैं बार बार क्या कहूँ बेटा। तो कह रहा है कि एनर्जी E, velocity V and time is T, ना time is T. We are choosing the fundamental physical quantities for the measurement. Then the dimensional formula of the mass will be how much? देखो बेटा, डायमेंशन फार्मूले में अभी मैं आपको पढ़ाया नहीं हूँ डायमेंशन, लेकिन मैं पेपर में इसलिए दिया था पहले आपको बेटा, मैं इसलिए दे दिया था आपको कि जो भी आपके मैक्सिमम बच्चे जो सीरियस होते हैं, जो मतलब जैसे जो नए स्टूडेंट्स होते हैं बहुत ज़्यादा सीरियस हमारे देखने में नहीं लगते हैं, लेकिन जो 1 साल 2 साल अपना गंवा चुका होता है, बर्बाद कर चुका होता है, बच्चे बहुत सीरियस होते हैं। तो डायमेंशन, यूनिट, ये बड़ी सड़ी हुई चीज़ें हैं। तो आई नो दैट यू नो वेल ना, आप जानते हैं, लेकिन फिर भी मैं इसलिए 2 क्वेश्चन दे दिया था और आपको मतलब अपने चेक योर सेल्फ ना, इसलिए मैं दिया था बेटा। फिर मैं सारी चीज़ें आपको क्लियर करूँगा, सारी चीज़ें आपको बताऊँगा। आपको थोड़ी भी टेंशन, थोड़ी भी परेशान होने की बेटा ज़रूरत नहीं है। आइए चलिए, तो देखो बेटा, तो अब कह रहा है इस क्वेश्चन में कि एनर्जी दिया बेटा, कह रहा है कि एनर्जी E, velocity V, time T, energy E, velocity V and time T और choosing as the fundamental physical quantities। तो उसका डिटेल प्रोसेस हम जब बताएंगे इस क्वेश्चंस को तब बताएंगे हम आपको ना बेटा। हम इस चैप्टर को जब पढ़ाएंगे तो हम बताएंगे। यहाँ हम शॉर्टकट प्रोसेस बता रहे हैं आपको, केवल पेपर को सॉल्व कर रहे हैं अभी ना बेटा। चलिए, तो अब जानते हैं बेटा कि आपको कह रहा है कि यदि फंडामेंटल, इनको फंडामेंटल क्वांटिटी माना जाए। फंडामेंटल क्वांटिटी का मतलब ये होगा बेटा ना कि E, V और T फंडामेंटल है, यानी कि आपको जो डायमेंशन का फार्मूला बताना है वह जनरली हम लोग किस में निकालते हैं, M, L एंड T में निकालते हैं, मास, लेंथ एंड टाइम में निकालते हैं। बट इन दिस क्वेश्चन इट इज आस्किंग दैट लेट दीज आर द फंडामेंटल क्वांटिटी, देन यू हैव टू डिटरमाइन द वैल्यू ऑफ द डायमेंशन यू हैव टू फाइंड द डायमेंशन फार्मूला, इक्वेशन ऑफ द डायमेंशन फार्मूला इन द टर्म ऑफ E, V एंड T, नॉट M, L एंड T। ओके, माइंड इट। चलो, तो आप जानते हो कि E बराबर क्या होता है बेटा, E बराबर, तो E बराबर यू नो वेल इक्वल टू आइंस्टीन्स इक्वेशन। तो आइंस्टीन की इक्वेशन दिमाग में याद आ जाए तो A इक्वल टू mc² होता है ना, एंड C मीन्स व्हाट, C मतलब की वेलोसिटी ऑफ द लाइट, यानी दैट इज द वेलोसिटी, तो दैट इज द वेलोसिटी V mv²। तो चाहे हम C लिखे बेटा, वहाँ पे वेलोसिटी होती है, डायमेंशन फार्मूला C का भी वही होगा, जो वेलोसिटी किसी बाल की होती है उसका डायमेंशन होगा। तो दोनों तो बातें एक ही हैं। तो मैं कहूँ कि यदि व्हाट इज़ द M, तो आप कहेंगे सर कि E बराबर E अपॉन V²।
मैं कहूँ कि यस व्हाट इज द डायमेंशन ऑफ एम, मैं कहूँ बेटा कि व्हाट इज द डायमेंशन ऑफ एम, तब फिर क्या बना बेटा, डायमेंशन ऑफ एम विल बी ई वी पावर माइनस ऊपर चला बेटा, माइनस हो जाएगा, और टी पर कुछ है नहीं बेटा तो जीरो हो जाएगा। दोनों साइड में डायमेंशन का निशान लगा दे, बड़ा वाला ब्रैकेट लगा दे बेटा, एंड दिस इज द योर आंसर, दिस इज द योर आंसर। तो यदि किसी ने भी इसका क्वेश्चन, यदि ये दिस क्वेश्चन मीन्स यदि रॉन्ग हो गया हो किसी का, तो नहीं होना चाहिए ना। क्यों बेटा कि यदि आप इतना असाड़ा हुआ क्वेश्चन, आसान क्वेश्चंस को आप गलत कर दोगे बेटा, तो जैसे कि पेपर में कुछ ज़रूर मतलब मैंने आप लोग ऑलरेडी बता रखा है कि 8-10 क्वेश्चंस ऐसे होते हैं बेटा कि जो टफ ज़रूर रहेंगे, जो टफ जरूर है। 30 क्वेश्चन दिया जाता है कमज़ोर दिल वालों को खुश करने के लिए, 30 क्वेश्चन दे दिया जाता है, 25 से 30 क्वेश्चन, ये सब करना जनरल करता है कि अगले साल फिर बैठे ना, अगले साल फिर बैठे, इसलिए दिया जाता है, कमज़ोर दिल वालों को खुश करने के लिए जाता है। चलिए बेसिकली सिलेक्शन तो 35 के बाद में शुरू होता है, कंपटीशन और फाइट तो 35 के बाद शुरू होती है। और यदि आपका नंबर 35 क्वेश्चन से नीचे सही हो रहा है बेटा ना, 35 के नीचे सही हो रहा है, हम किसा मतलब यू नो दैट इज द मीन्स कि कंपटीशन में कहीं नहीं हो, कंपटीशन में कहीं नहीं हो। हाँ, वो बस उसी में एवरेज में गिनती हो जाएगी, 35 नीचे सही है तो आपको 35 प्लस पे तो जाना ही होगा। अब 35 प्लस भी जाना होगा। यदि आपने फिजिक्स बहुत अच्छा कर दिया तो जनरली बायो हर बच्चे की सही होती है, और केमिस्ट्री भी लगभग अप्रॉक्सीमेटली 75% बच्चों की सही होती है। तो आपको बेटा आप 35 से जितना ऊपर जाइएगा, जितना ऊपर जाइएगा सिलेक्शन की चांसेस इतनी पक्की होती जाएंगी। और यदि आपने 40 फिजिक्स में क्रॉस किया बेटा तो सिलेक्शन गारंटी है, लेकिन कुछ भी असंभव नहीं होता है। हाँ बेटा, देयर आर 7 मंथ प्लस, 7 महीने से ज़्यादा है अभी, तो डोंट वरी। यदि किसी बच्चे को घबराहट हो रही है मेरी बातें सुन करके बेटा, तो डोंट वरी, देयर आर एनफ टाइम, देयर आर सफिशिएंट टाइम फॉर यू। ओके, हाँ, ये बात मेरे साथ बने रहिए, P100 फिजिक्स चैनल पे बनिए, आप अच्छी तरह से फिजिक्स को सीखिए बेटा। दुनिया की कोई ताकत आपको सिलेक्शन को नहीं रोक सकती है, लेकिन आप यहाँ वहाँ और बोर्ड और बैनर और प्रचार दे करके जा रहे हैं कहीं पर, तो यू नो क्या होता है वहाँ पर। अब आप जाने, आपका काम जाने बेटा। चलिए अगला क्वेश्चन। तो देयरफॉर द व्हाट विल बी द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन, द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज द ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी इज द e टू द पावर 1, यानी कि ई का डायमेंशन 1, वी का डायमेंशन 2, टी का डायमेंशन 0। तो ई का डायमेंशन कुछ नहीं बेटा, तो ई का डायमेंशन कुछ नहीं मीन्स 1, तो वी पावर माइनस 2, टी का डायमेंशन 0। यस, दैट इज द आंसर। देयरफॉर द आंसर इज सी ऑप्शन। चेक योर आंसर। ओके, now next, number 2. Now in the second question it is given that any physical quantity is given as the y equal to a to the power 4 b square, y equal to a to the power 4 b square upon c d power 4 और क्या बेटा, पावर 1/3, पावर 1/3। यस, दिस इज ए फिजिकल क्वांटिटी गिवन टू यू। हम यहाँ पे नियम बता रहे हैं बेटा। अभी हमने चूँकि बर्नियर कैलिपर और ये स्क्रू गेज, स्फेरोमीटर, ये सब अभी बताया नहीं है आपको ना। यूनिट, डायमेंशन, वेक्टर, रिवर बोट प्रॉब्लम्स, रेन एंड अम्ब्रेला प्रॉब्लम्स, बेटा ये बहुत ज़बरदस्त, बहुत गजब का मैं आपको सिखाऊंगा, बताऊंगा, डोंट वरी फॉर दैट ना। तो चलो बेटा, अभी फ़िलहाल इस क्वेश्चन को मैं पेपर सॉल्व जैसे कर रहा हूँ, अभी तुरंत उस कॉपी में बेटा वैसे ही अच्छी तरह नोट करके बातों को समझिएगा ना, और मैं डिटेल बताऊँगा, तब फिर वहाँ पे सिखाऊंगा आपको, लेकिन मैं यहाँ भी सिखाने की कोशिश कर रहा हूँ शॉर्ट में। चल बेटा, तो जब यहाँ पर जैसे बेटा कि अब दिया है, सबका दिया ना बेटा कि परसेंटेज एरर, तो कह रहा है कि द परसेंटेज एरर इन A, B, C एंड D आर 2, 3, 4 एंड 5%। मीन्स कि इट इज गिवन इन द क्वेश्चन दैट A%, मतलब कि डेल्टा A का परसेंट बराबर है 2% दिया है, डेल्टा B का परसेंटेज बराबर दिया है बेटा, डेल्टा B का, तो डेल्टा B का दिया ना बेटा, डेल्टा B का दिया 3%, ऐसे ही डेल्टा C का परसेंटेज दिया है बेटा 4%, और डेल्टा D का परसेंट दिया है बेटा, ये दिया हुआ है 5%। एक कुछ बातें दी हुई हैं आपको ना, इन्हीं इसी डाटा के बेस पे आपको अपना क्वेश्चन का आंसर देना है।
तो जानते हो बेटा, इस क्वेश्चन को करने का तरीका वेरी सिंपल होता है बेटा। क्या करिए ना, आप लेफ्ट हैंड में क्या करो बेटा, लेफ्ट हैंड में आप क्या करें बेटा कि डेल्टा वाई लिख दे अपान वाई लिख दें, यानी कि चेंज अपान इनिशियल। क्या कर रहे हैं आप, चेंज अपान इनिशियल। अब कहीं पर भी बेटा, कहीं पर भी किसी भी फिजिकल क्वांटिटी में जो चेंज होता है और इनिशियल से डिवाइड किया जाए तो इसे क्या बोलते हैं बेटा, इसे बोलते हैं फ्रैक्शनल चेंज। क्या बोला, नाम लिखो कॉपी में, क्या बोला हूँ अभी, इसे क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं बेटा फ्रैक्शनल चेंज बोलते हैं। और जब कहीं पर फ्रैक्शनल चेंज में 100 से मल्टीप्लाई कर दिया जाता है ना बेटा, फ्रैक्शनल चेंज में जब 100 से मल्टीप्लाई कर दिया जाता है तो बन जाता है परसेंटेज चेंज। तो अब यदि मैं इसमें 100 से मल्टीप्लाई कर दूँ ना तो ए बन जाएगा क्या, ए बन जाएगा परसेंटेज चेंज। ओके बेटा, तो देखिए अब ये हो गया हम लोग का, ये हो गया बेटा, देखो ये हो गया हम लोग का परसेंटेज चेंज ना बेटा। तो यानी कि नाउ यू कैन राइट दिस लाइक दिस, डेल्टा वाई इन परसेंट लगा दो इसे। अब ये क्या हो गया, परसेंटेज चेंज हो गया। ठीक, अच्छा अब देखो बेटा क्या करते हैं, ध्यान देना बस, एक क्वेश्चन अच्छी तरह से समझना बेटा। कहीं पर भी कोई भी क्वेश्चन रहेगा ना, जानते बेटा कि ये सब क्वेश्चन यही ना आते एग्जाम में, क्या आता है, यही ना आता है बेटा। आओ चलो देखो फिर अब देखो बेटा, अब लेफ्ट हैंड में हो गया, अब हम चलते हैं बेटा राइट हैंड में। अब देखो बेटा, अब राइट हैंड में, तो फिलहाल अभी हम यहाँ लिखेंगे, फिर बाद में नीचे लिखा जाएगा। देखो बेटा, अब हम राइट हैंड में चलते हैं। क्या होता है बेटा कि देखा जाता है कि इस पे ऊपर पावर कितना लगा हुआ, व्हाट इज द इंडेक्स, व्हाट इज द पावर गिवन ऑन एनी फिजिकल क्वांटिटी। तो क्या करो, जैसे बेटा डिफ्रेंशिएट करते हो ना, डिफ्रेंशिएशन जानते हो ना, अरे हाँ बोलो भाई, जानते हो। तो क्या करते थे कि जैसे मैं कहूँ कि एक्स पावर का डिफ्रेंशिएट करो, तो आप एन को बगल में लाते हो, गुणा कर देते हो ना, और एक पावर माइनस कर देते हो, यही करते हो ना। इसमें क्या करना बेटा कि पावर को बगल में ला देना है, माइनस उनस नहीं, केवल पावर को बगल में ला देना है। यानी कि कितना है बेटा, 4 है ना। तो जब देखना, अब यहाँ पे क्या करते हो, 4 ला दो, बस 4 पावर हटा दो वहाँ से, पावर को ले लो। पावर कहने कि जैसे लाग में पावर ले लिया जाता है, ठीक वही चीज़ यहाँ पर भी लाग लेते हैं एक्चुअल में। तो हम लाग वगैरह बताएंगे बेटा तो आप कन्फ्यूज होंगे, तो इससे मैं बहुत आसान भाषा में बता रहा हूँ। इस पावर को हटा, यहाँ से हटा के बेटा यहाँ पे ले लो, बगल में ले लो, ले लिया। चलो अब क्या है, ए है, अब ए बचा ना, हाँ ए हो गया, ठीक हो गया बेटा। अच्छा अब देखो ना, तो पावर को बगल में लिया, अब यहाँ डेल्टा लगाना है ना, ऊपर न्यूमरेटर में डेल्टा सब में लगाना बेटा, डेल्टा लगा दो और फिर यहाँ पर ए से डिवाइड कर दो ना बेटा। चलो पहले क्या करोगे, देखना फिर से सुनो, फिर से सुना बेटा, पावर को बगल में ले लोगे, जो फिजिकल क्वांटिटी होगी उसमें डेल्टा लगा देना। तो देखो बेटा, अब जो फिजिकल क्वांटिटी उसमें डेल्टा लगाना है ना, और फिर डेल्टा से डिवाइड कर देना। फिर क्या करना बेटा, फिर इसमें 100 से मल्टीप्लाई कर देना। अब बोलो इसको क्या बोलते हो बेटा, इसको क्या बोलते हो, ये इतना अभी क्या सिखाया हूँ यहाँ पर, डेल्टा वाई बाई वाई इंटू 100 बराबर डेल्टा वाई %। चलो अब यहाँ बोलो बेटा क्या बनेगा, जल्दी बोलो, जल्दी बोलो, क्या लिखूँ, 4, हाँ, और यहाँ पर बोलो क्या हुआ, डेल्टा ए %। हो गया बेटा, यानी कि ए का परसेंटेज चेंज हो गया ना। चलो अब जा देखो, अब जस्ट ऐसे चलो ऊपर बी पर जल अपर मन से लिखो, अब बी पर चलो प्लस बी लिखो बेटा, जल्दी लिखो, हमारे लिखने पहले, मैं लिखने पहले लिखो, लिख लिया, हाँ चलो बहुत अच्छे। चलो अब कितना बेटा, 2 है, 2 डेल्टा बी अपान बी इंटू 100 हो गया बेटा। चलो अब जा देखना क्या लिखूँ यहाँ पर, अब ये क्या बन जाएगा, 2 इंटू डेल्टा बी का % हो गया बेटा। आ जाओ अब चलो, और क्या बचा बेटा, ऊपर हो गया सब ना। अब आना जा देखना, सी पर देखो बेटा, ये सी और डी एक ब्रैकेट में है, 1/3 दोनों पे ब्रैकेट के ऊपर है। तो इसका मतलब कि 1/3 सी पर भी है और डी पावर 4 पर भी 1/3 है। तो सी ले लो, पहले सी लिया जाए, तो सी पर पहले 1/3 और फिर इसके ऊपर, तो यहाँ पहले से 4 है, 1 पावर का जानते बेटा मल्टीप्लाई हो जाता है, तो 4/3 यहाँ मिलेगा और यहाँ मिलेगा सी पावर 1/3। लेकिन अब तो यह नीचे है ना, डिनोमिनेटर में है ना, तो क्या करोगे, तो जानते बेटा परसेंटेज चेंज और फ्रैक्शनल चेंज कभी माइनस नहीं होते। क्या बोला कि कभी भी माइनस नहीं होते, यानी इनमें चाहे वह न्यूमरेटर में रहे ना बेटा, या चाहे वह डिनोमिनेटर में रहे,
कभी भी उनको माइनस नहीं किया जाता। ये नहीं है कि डिनोमिनेटर में है तो ऊपर जाएगा तो माइनस हो जाएगा ना, ऐसा नहीं, हमेशा प्लस ही रहता है। न्यूमिनेटर में रहेगा तब भी प्लस, डिनोमिनेटर में रहेगा तब भी प्लस। यस, तो बहुत आसान बेटा। अब देखो सी पावर कितना है 1/3 है ना, तो अब देखो बेटा प्लस 1/3 इंटू डेल्टा C/C इंटू 100। क्या लिख दूँ बेटा अब यहाँ पर प्लस 1/3 डेल्टा C%। डेल्टा C का भी हो गया। अब चलो बेटा, अब कौन है, अब D है, देखना D पर कितना बेटा 4/3 है ना, तो अब पावर यहाँ पे क्या लिख दो प्लस 4/3 और बोलो बेटा 4/3 हो गया। डेल्टा D क्या है, डेल्टा D है ना बेटा, तो डेल्टा D है। चलो बेटा, तो डेल्टा D/D इंटू 100, यहाँ पे क्या लिख दो बेटा 4/3 केवल रहेगा और डेल्टा D का परसेंट हो गया। ओके, हो गया बेटा। देखो अब देखो बेटा, इतनी ही चीज़ें आपको करनी है। अब क्या बेटा कि डेल्टा Y का परसेंटेज चेंज बताओ, तो बेटा डेल्टा Y बराबर कितना हो गया 4। अब डेल्टा A का परसेंट की तो वैल्यू दिया ही है तो बेटा, डेल्टा A का परसेंट वैल्यू तो दिया ही 2%, तो अब यहाँ पे लिख दीजिए कि 2%, 2% प्लस ये 2 है, B में दिया बेटा 3% प्लस देखो बेटा 1/3 है, यहाँ कितने परसेंट दिया बेटा 3, C है, तो ये A और B हो गया ना बेटा, A में 2%, B में 3% और इसमें शायद C में दिया है 4%। क्या तो बेटा C में दिया है 4% बेटा, तो C में दिया है 4% यानी 4%, तो 4% प्लस 4/3, इसमें कितना दे रहा है बेटा 22% या 22%, तो यहाँ पर 22% ना, नहीं 22% नहीं दिया बेटा, क्या दिया है यार 5% बेटा, 5%, तो हाँ बेटा ये 5%, यस। अब इसी को हम लोग को सॉल्व कर देना बेटा। चलिए अब देखिए, अब ये लाइन लास्ट वाली लाइन, अब इसको सॉल्व कर देना है। तो डेल्टा Y% बराबर कितना हुआ 8% प्लस यहाँ कितना हो बेटा 6% प्लस यहाँ कितना हो गया 4/3% प्लस यहाँ पर कितना हो गया बेटा, यहाँ पे हो जाएगा 20/3%, 20/3% हो गया बेटा। चेक कर लो बेटा, कैलकुलेशन बेटा 8 हो गया, 6 हो गया और 4/3 हो गया और प्लस 20/5 20, हाँ 20/3 हो गया। चलो बेटा अब यहाँ पे कितना हो गया, ये हो गया 8 and 6 14% प्लस और यहाँ पे कितना हो बेटा 20 और 4 24/3% ना बेटा, और ये कट जाएगा 8, ये आ गया 8%, तो बराबर कितना हुआ 14% और प्लस 8% बराबर 8 4 12 होता बेटा, तो 22, तो 22% आ गया 22%, और यही हम लोगों का आंसर है, यानी कि इसका ऑप्शन था डी ऑप्शन, तो आंसर था बेटा इसका डी ऑप्शन पे मारना था निशान। तो अब आप चेक कर लो बेटा कि क्या आपका ये सही है क्वेश्चन, तो सही है तो बहुत अच्छी बात, नहीं है कोई बात नहीं ना, नो गम नो टेंशन डोंट वरी। हाँ क्यों, समय है अभी, लेकिन गलत नहीं होना चाहिए, होना नहीं चाहिए, लेकिन हो गया है, कोई टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं। अवश्य कोशिश करो, प्रॉमिस करो कि अब ना गलत हो कभी, बस समझे बेटा। चलो आगे हम बढ़ते बेटा, थोड़ा जल्दी जल्दी फिनिश करना है, तो आओ अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर थर्ड में क्या बेटा कि पैराशूट आफ्टर द बेलिंग आउट फॉल्स 50 मीटर विदाउट द फ्रिक्शन, या विदाउट द फ्रिक्शन यानी कि निर्वात में गिर रहा है, निर्वात में गिर रहा है, ये कहने का सेंस है। विदाउट द फ्रिक्शन मीन्स कि वैक्यूम में गिर रहा है, देयर इज नो एयर, देयर इज नो विंड। अच्छा कह रहा कि व्हेन पैराशूट ओपन इट डीएसिलेट एट द 2 मीटर पर सेकेंड, इज द रेट। चलो बेटा कह रहा है कि कोई एक जैसे बेटा होता है ना कि क्या होते हैं जो आर्मी के जवान लोग होते हैं या कई बार पैराशूट से ड्राइविंग कर रहे होते हैं, तो
तो पहले वो क्या करते हैं कि हवाई जहाज से जंप कर देते हैं, अपनी फाइटर प्लेन से जंप कर देते हैं। पायलट ऑफिसर जो होता है बेटा इमरजेंसी में वो जंप कर देते हैं। जब वो गिरने तो ऊपर ही नहीं बेल आउट कर देते, यानी कि पैराशूट ऊपर नहीं खोलते, वो पहले फ्री रूप से गिरते रहते हैं, ग्रेविटी का आनंद लेते हैं, क्योंकि ग्रेविटी से उनकी एक्सीलरेशन जी मिलता 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर मिलता है। तो इससे जो बेटा क्या होता है कि उनकी स्पीड बहुत तेज़ी से बढ़ती रहती है, बहुत बढ़ती रहती है। तो ट्रेंड लोग होते हैं, तो जब कुछ गिर लिए होते हैं तब फिर क्या करते हैं, अपना पैराशूट खोलते हैं। ऐसा इसलिए खोलते हैं कि जैसे बहुत ऊपर खोल देंगे ना बेटा, बहुत यदि ऊपर खोल देंगे तो पता चला कि वह ऊपर से आते आते, क्यों पैराशूट जब खुल जाएगा तो एयर का थ्रस्ट उसमें लगेगा ऊपर की तरफ और इनकी वेलोसिटी कम होने लगेगी। तो ये भी हो सकता है कि वेलोसिटी इतनी कम हो जाए कि फिर वहीं पे वेलोसिटी जीरो हो जाए। यदि ऐसा हो गया, यदि वेलोसिटी उनको नहीं मिली है नीचे, यदि ऐसा हो गया तो थ्रस्ट तो उतना लगा ही रहा है, तो वो नीचे उतरना ही मुश्किल हो जाएगा ना बेटा, नीचे उतरना ही मुश्किल है, क्योंकि थ्रस्ट तो लग ही रहा, वेलोसिटी जीरो हो चुकी है। तो होता क्या बेटा कि वो ट्रेंड होते हैं कि हमको कब खोलना है, उसको वो अच्छी तरह से जानते हैं। फिलहाल हमारा क्वेश्चन ये हम लोग का नहीं है, हम लोग का इसमें क्या हो रहा है अभी इसको देखना। चलो फिलहाल तो अब देखो बेटा क्या हुआ कि अब वो कह रहा है क्वेश्चन में कि वह जो भी है आर्मी का आदमी हो या कोई भी हो, तो 50 मीटर वो पहले वैसे गिरता है, विदाउट मीन्स एयर में नहीं है, वो फ्री फॉल करता है, यानी कि इसमें वैक्यूम में गिर रहा है। तो अब जैसे मान लो कि यहाँ पर कोई आदमी है बेटा, ये 50 मीटर तो वैसे गिरा, अब ये हाइट उसने गिरा कितना बेटा, ये हाइट गिरा 50 मीटर। अब यहाँ पर ये अपने पैराशूट को खोलता है बेटा ना, यहाँ पे अपने पैराशूट को खोलता। अब ये पैराशूट बेटा देखो यहाँ पर, अब ये पैराशूट खुल जाएगा और ये आदमी जानते हो किस तरह से लोग हैंग कर लेते बेटा, ये पैराशूट की कुछ डिजाइन जैसे होती है। तो यहाँ पर अब आ गया, जब देखो बेटा, अब जब यहाँ पे गिरा आदमी, जब यहाँ पे पहुँचा ना, जब यहाँ पे पहुँचा तो उस समय पर यहाँ से वेलोसिटी क्या रही होगी, यहाँ पे वेलोसिटी क्या रही, जस्ट बिफोर द ओपनिंग द बेल व्हाट वाज द वेलोसिटी। तो व्हाट वाज द वेलोसिटी, तो v इक्वल टू √2gh, v इक्वल टू √2gh, तो v इक्वल टू √2 इंटू 10 इंटू h मीन्स 50 मीटर। तो v इक्वल टू कितना हो जाएगा बेटा, 50-100 हो गएगा। तो √10 इंटू 100 यानी कि v इक्वल टू 10√10 मीटर पर सेकेंड, मीन्स जस्ट एट द टाइम ऑफ द ओपनिंग द बेल ऑफ द parachute, the velocity of the person was v equal to 10√2 meter per second. This was the velocity. After that what will be there? After that what will be there? What is given in the question? In the question it is given that the retardation, यदि जब ओपन कर दिया तो कह रहा बेटा कि यहाँ पर रिटार्डेशन फेस कर रहा है, यह a इक्वल टू कितना, -2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो रिटार्डेशन माइनस लगाना बेटा, इसलिए इसको क्या बोलेंगे आप, रिटार्डेशन बोलेंगे। तो यह रिटार्डेशन फेस करता है, यानी कि खोलने के बाद में पैराशूट खुल गया है तो रिटार्डेशन लग रहा है 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर का रिटार्डेशन लग रहा है। अब इसके बाद क्या होगा, कह रहा है कि ही रीचेज द ग्राउंड ना विद द स्पीड ऑफ द 3 मीटर पर सेकेंड। अब जानते हो बेटा, ये अब यहाँ से ना, अब यहाँ से जब ये यहाँ पहुँचेगा, ग्राउंड पर पहुँचता है आदमी, तब इसकी स्पीड पाई जाती है उस समय 3 मीटर पर सेकेंड, मीन्स दिस वॉज द फाइनल वेलोसिटी। So this was the final velocity during the arriving, means reaching on the ground. So this was the final velocity, that was the 3 meter per second. And now what will be the idea to solve this question? Now you know this is the initial velocity and this is the final velocity, and the retardation is also given. Then you can find by the equation number 3, Galileo's equation number 3, you can find the value of this is how much this is the distance. Suppose this is the yes. यानी कि जब वो रिटार्डेशन फेस करने लगा, पैराशूट खुल गया, उसके बाद वो कितना मीटर गया, तो आपको ये पता करना बेटा, दिस वाज द मेन पॉइंट। तो अब आपको ये पता करना है, तो जानते बेटा कि इक्वेशन नंबर 3 लगा दीजिए, v स्क्वायर बराबर u स्क्वायर -2as। ओके, यू हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ द s। this velocity is given 3 meter per second and therefore u was the initial। तो बेटा अब ये velocity यहाँ वाली initial बन जाएगी आगे जी की जर्नी के लिए, and that is the 10√10। तो बेटा यहाँ पे हो गया 10√10। ओके, तो u स्क्वायर -2 इंटू रिटार्डेशन इज ऑल्सो गिवन 2 and this is the value, yes you have to find the value this। तो therefore this is the 9 and 10 का स्क्वायर तो बेटा 100 हो जाएगा, और यहाँ पे 10 का स्क्वायर √10 का स्क्वायर यानी कि 10 ही रहा बेटा, -4s हो गया, 4 years हुआ।
ठीक बेटा। चलो अब जा देखना, तो 4s को हम इधर करें, 4s को इधर करें और यह 1000 हो गया ना बेटा, तो ये हो गया 1000 माइनस 9 कर दें, तो 4s इक्वल टू कितना हो जाए बेटा 9 और कितना हो जाए 91 हो जाएगा, 991 होगा ना बेटा, 991 ही आएगा ना, हाँ ठीक है। तो यस बराबर कितना बेटा 991/4 हो जाएगा। तो यस बराबर कितना हो गया, तो यस बराबर हो गया बेटा, दो डिवीजन कर दिया जाए तो 2 से कर दो बेटा, यहाँ पे 2 आ जाएगा, तो 4 गुणे 2 करोगे तो ना तो 8 आ जाएगी, यानी कि 2 हो गया और फिर 8 का मतलब 19 हो जाएगा, तो 4 गुणे 4 करोगे बेटा तो 16 हो जाएगा, 16 हो जाएगा, यानी कि फिर वो 3 हो जाएगा, 31 हो जाएगा बेटा, तो 31 होता है 4 से 4 गुणे 7 गुणे 28 हो जाएगा, तो 7 हो जाएगा दशमलव, और 28 कितना हो गया बेटा 31 था ना, तो 31 है और 28 है 3 बचा अभी, तो यानी कि 247.7 मीटर, कितना बेटा 247.7 मीटर, ठीक। तो दिस वाज द s इक्वल टू सो मच, दिस वाज द s इक्वल टू दिस वाज द वैल्यू ऑफ द 247.7 मीटर, यानी कि यह जो बेटा जो रिटार्डेशन दिया हुआ है ना, जो रिटार्डेशन दिया हुआ है एक इसके अकॉर्डिंग दिए गए डाटा के अकॉर्डिंग यस की वैल्यू आई बेटा, एस की वैल्यू आई हाउ मच 247.7 मीटर दिस हाइट, एंड इन द क्वेश्चन इट इज आस्किंग फ्रॉम यू दैट व्हाट इज द टोटल हाइट, यानी कि कहाँ बेल आउट किया गया था, तो दिस वाज द पॉइंट वेयर बेल आउट ना बेटा, बेल आउट यानी कि कहाँ पर वह एग्जिस्ट किया था, मतलब कि जब जैसे मान लो देख दो फाइटर प्लेन वगैरह होती है ना जो विशेष के आर्मी के लोग, तो वहाँ पर क्या करते हैं बटन दबाते हैं तुरंत उनकी सीट एरोप्लेन से बाहर निकल जाती है। तो जहाँ पर ना बेटा जहाँ पर उसे कहते हैं बेल आउट ना, बेल आउट जहाँ बटन दबाते हैं सीट बाहर आ जाती है, उनकी सीट हवा में वो अपने हवा में चल जाते हैं, सीट वहीं छूट जाती है। तो बेटा अब ये जहाँ पर बेल आउट किए और ये फ्री फॉल पहले फ्री फॉल करते हैं और उसके बाद में तब पैराशूट खोल देते हैं, ओपन कर देते हैं। तो अब बेटा इस पॉइंट तो कह रहा है कि इस पॉइंट की आपको हाइट बतानी है, टोटल हाइट, तो 50 मीटर पहले था, दो बेटा 50 मीटर पहले था और 247 मीटर ही आया। इसका मतलब ये हुआ बेटा कि जो पूछ रहा है तो टोटल हाइट कितना हो गया, तो टोटल हाइट कितना हो गया ना, तो बेटा तो ये 247.7 प्लस 50 मीटर ना, तो ये दिस वाज द टोटल हाइट एंड दैट विल बी हाउ मच बेटा 50 मीटर है, तो 50 और 40 90 97, तो 297.7 मीटर, दैट इज द फैंटास्टिक आंसर, दैट इज द फैंटास्टिक आंसर एंड द आंसर इज बेटा अब यहाँ पे कितना है, तो ये पहला ऑप्शन दिया है 293 मीटर, तो जाना बेटा, तो दिस इज द आंसर, पहला ऑप्शन नंबर ए। अब आप कहेंगे सर थोड़ा सा डिफर है क्या, नो बेटा वो दैट इज नॉट डिफर, वो डिफर नहीं बेटा, आप जानते हो क्या है, डिफर नहीं बेटा, वो डिफर इसलिए है दो बेटा, देखो तो वो डिफर इसलिए ना बेटा कि हम लोग जी की वैल्यू कितना लिए हैं, हम लोग जब यहाँ निकाल रहे थे, जब हम लोग वेलोसिटी निकाल रहे थे ना बेटा, ये वाली वेलोसिटी देखो, ये वाली वेलोसिटी ना, तो जब ये वेलोसिटी लिए तो हम लोग कितना रखे हैं 10 रखे हैं ना, तो यदि आप 9.8 रख देंगे बेटा, 9.8 जी की वैल्यू रख देंगे ना, तो ये एग्जैक्ट जो वैल्यू आएगी 24 यहाँ पे ना बेटा 243 आ जाएगी, बात समझ रहे हैं ना। हाँ तो हमने दिया नहीं है यहाँ पर, इसलिए जैसे अब चाहे 243 लिखा हो और चाहे 247 सॉल्व करने पाया हो, तो उसमें कोई डिफरेंस नहीं है, 9.8 रखेंगे 243 पा जाएंगे। ओके बेटा चलिए, तो फिलहाल इक्वेशन नंबर 3 हो गया बेटा। आइए हमारी समझ से बेटा अब आपका इक्वेशन तैयार हो गया होगा, पूरा प्रोसेस आप समझ लिए होंगे। थोड़ा डाउट अपना वीडियो को देख करके ना स्लो मोशन करके फिर से वीडियो को देखिए, मतलब कितना बेस्ट आप कर सकते हैं, ट्राई ऑलवेज टू डू बेस्ट। तो बेटा हम ये नहीं कह रहे हैं कि हम बहुत बेस्ट दे रहे हैं, लेकिन आप बेटा हमसे कितना बेस्ट ले सकते हैं डिपेंड करता है आपके ऊपर, बात समझ रहे हो ना। हम ये नहीं कहते कि हम अपना बताओ हम बेस्ट दे रहे हैं, हम ये कभी नहीं कह सकते, लेकिन हमसे आप कितना बेस्ट ले सकते हो दैट विल डिपेंड ऑन यू। ओके चलो नाउ कम ऑन द नेक्स्ट क्वेश्चन। तो क्वेश्चन नंबर 4 पे चलते बेटा। क्वेश्चन नंबर 4, question number 4, what is given in the question number 4? And in the question number 4, this was the very simple question, and this question means directly it is asking the question that terminal velocity. Terminal velocity is the most important topic, that is the burning topic for every year. Now always question asking for the terminal velocity, you know.
चाहे वो पहले एम्स होता था ना बेटा अलग से, चाहे एम्स हो, चाहे BHU हो ना, चाहे IPMT हो, चाहे CPMT हो, बेटा हमेशा क्वेश्चन इससे आता रहा। तो ये बर्निंग टॉपिक होता है बेटा ये न्यूटन्स लॉ एनालिज्म का। तो फिलहाल अभी यहाँ पे हम बात करते हैं तो व्हाट इज द टर्मिनल वेलोसिटी, दिस इज द क्वेश्चन एंड दिस इज द वर्ड ऑफ द विस्कोसिटी, दिस इज द वर्ड ऑफ द विस्कोसिटी ना बेटा। ये विस्कोसिटी में ये है हाइड्रो मीन्स किस में पढ़ते हो, हाइड्रोस्टैटिक्स में। लेकिन यहाँ पर चूंकि काइनेटिक एनर्जी की बात कर रहा है तो आप ये नहीं कह सकते कि हाइड्रोस्टैटिक्स का क्वेश्चन है। चलो अब लेकिन आपको तो ये जानना ही पड़ेगा ना कि मतलब व्हाट इज द टर्मिनल वेलोसिटी। चलिए अब यहाँ पे साफ साफ सब कुछ लिखा हुआ है, देखिए वहाँ पे लिखा हुआ है, जगह लिखा हुआ लॉन्ग कॉलम लिखा हुआ है, देखिए क्या कह रहा है कि विच ऑफ द कह रहा है कि विच ऑफ द डायग्राम ना कैटलिस्ट शोज द चेंज द काइनेटिक एनर्जी ऑफ एन आयरन स्फीयर फॉलिंग फ्रीली इन द लेक हैविंग द सफिशिएंट डेप्थ। यही पहचान होती है, लॉन्ग कॉलम बोला रहता है या सफिशिएंट डेप्थ बोला रहता है, क्योंकि जो टर्मिनल वेलोसिटी होती है वो जल्दी नहीं मिलती है। टर्मिनल वेलोसिटी थोड़ा सा समय लगता है तब मिलती है। होता है एक्चुअली क्या बेटा, ये जैसे मान लीजिए कि यह कोई एक डेप्थ है ना, ये वाटर है, क्या बेटा कि ये वाटर है, पूरा गहरा वाटर एक है ना, और यहाँ से यदि हम लोग एक स्टील की बाल या आयरन की बाल या ग्लास की बाल मतलब ना बेटा शीशे की बाल यदि हम लोग गिरा देना किसी हाइट से, तो ये जब बाल गिरती बेटा यहाँ पर, तो यहाँ पर जब ये बाल गिर रही थी, जब यहाँ पे पहुँची तो इसका एक्सेलरेशन तो जी था, लेकिन अब इस पर क्या करने लगा, अब इस पर फ्रिक्शनल फोर्स काम कर रहा बेटा। जानते हैं कि फ्रिक्शनल फोर्स कौन सा फोर्स है बेटा, दिस इज द विस्कस फोर्स। तो जो एयर है, एयर का फ्रिक्शन अब उस पर काम करता है, सॉरी जो लिक्विड है, जो लिक्विड का फ्रिक्शन उस पर काम करता है। तो लिक्विड के फ्रिक्शन फोर्स जिसे हम लोग कहते हैं विस्कस फोर्स या ड्रैग फोर्स, तो उसके बाल की वेलोसिटी धीरे 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 यानी कि इसका आइसोलेशन धीरे 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 क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। पहले क्या हो रहा था, पहले बाल पर एक फोर्स लग रहा था बेटा, नीचे फोर्स लग रहा था mg, अब एक यहाँ पर ना बेटा फ्रिक्शियस फोर्स लगने लगा Fr, फ्रिक्शन फोर्स लगना Fr फोर्स लगने लगा। तो अब पहले बेटा अब ये जैसे जैसे स्पीड देखते ये हैं कि यह जो Fr होता है, जो यहाँ पे फ्रिक्शन होता है ना, जैसे जैसे वेलोसिटी बढ़ रही होती है वैसे वैसे वो बढ़ता जाता है। आई मीन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द वेलोसिटी, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द वेलोसिटी, एंड a time will come when these both forces will be the equal. A time will come. So at a time, then what will happen? Now mind here, this is the most important concept. I will teach you, I will explain in more deeply in the chapter means the hydrostatics, no? In the chapter hydrostatics. But here what is the basic concept of this question? Come on the point that देखो बेटा, तो यहाँ पे फिर जब ये रीच किया मतलब यहाँ पे जब पहुँचा ना बेटा, तो हुआ क्या कि जो ये फिक्सियस फोर्स था, यू कैन से दैट इज द, उसको बोलते बेटा कि फिक्स मीन्स विस्कस फोर्स बोलते, तो यू कैन से दैट इज द एफएस ना, यू कैन से दैट इज एफएस, दैट इज नॉट फ्रिक्शन। लेकिन जैसे विस्कस फोर्स होता ही क्या है, तो दैट इज द इंटरनल फ्रिक्शन बोलते हैं उसको। Viscous force, that is the internal friction, called internal friction. What is the internal friction? What is the external friction? I have taught you in the previous lectures. Okay, come on the point. तो देखो और यहाँ पे क्या काम कर रहा है, this is the mg is acting downward. So mg is acting downward, fs is acting upward, and now at the time will come when the both forces will be the same. So when both forces will be the same, therefore fs equal to mg. Therefore fs equal to mg, and when both forces will be equal, then what will happen? Then f net will be 0. Then f net will be 0, यानी कि अब ना बेटा जो मीन्स जो वस्तु लॉन्ग कॉलम में गिर रहा था ना, अब उस पर कोई फोर्स काम नहीं कर रहा। तो जब उस पर कोई फोर्स नहीं काम कर रहा बेटा, तो होगा क्या, आइसोलेशन होगा, नो, रिटार्डेशन होगा, नो। तो अब यहाँ पे आइसोलेशन या रिटार्डेशन की वैल्यू 0 हो जाती है। तो जब आइसोलेशन रिटार्डेशन वैल्यू 0 हो जाती है, तो जो भी वेलोसिटी होती है ना बेटा, तो दैट वेलोसिटी नाउ यू नो दैट जब आइसोलेशन है ही नहीं, वेलोसिटी है ही नहीं, तो तो जब आइसोलेशन है ही नहीं या रिटार्डेशन है ही नहीं, तो क्या होगा, जो वेलोसिटी होगी वो कांस्टेंट हो जाएगी ना बेटा। तो हाँ बेटा देखो, तो जो वेलोसिटी होगी वो क्या हो जाएगी, वो कांस्टेंट हो जाएगी। और जब वेलोसिटी कांस्टेंट हो जाएगी, तो इसी कांस्टेंट वेलोसिटी को ना बेटा कहते हैं क्या देखो बेटा, इसी कांस्टेंट वेलोसिटी को कहते हैं टर्मिनल वेलोसिटी बोलते हैं बेटा ना,
इसी कांस्टेंट वेलोसिटी को बोलते हैं टर्मिनल वेलोसिटी। पूरा कंसेप्ट समझ में आया बेटा? आओ अब जाए देखना। एंड अब इस बात को बेटा ना, अब इस बात को हम लोगों को ना, अब इस बात को हम लोगों को ग्राफ पे प्लॉट करके दिखा देना है। चलो देखो, पहले अब इसी अभी जो चीज़ें आपने देखा है ना बेटा, उसी चीज़ को अब आप जो बोले वहाँ पर कैसे क्या हो रहा था, तो अब उसी चीज़ को ग्राफ पे दिखा दो। कैसे? चलिए देखिए मैं दिखाता हूँ बेटा। ये वेलोसिटी थी, ये वेलोसिटी है ना, ये वेलोसिटी ले लिया जाए, इस पर हम लोग टाइम ले लें बेटा, इस पर हम लोग टाइम ले लें। तो जो ग्राफ होता है ना बेटा, इसका जो ग्राफ होता है देखो, तो यस दिस इज द ग्राफ। अब देखो यहाँ पर ना, यही जो वेलोसिटी होती है मैक्सिमम वेलोसिटी, जब वो कांस्टेंट बन जाती है, इसी को कहते हैं वीटी। क्या बोलते हैं इसको? वीटी, ये टाइम। तो देखो अब हमारा हो क्या रहा बेटा, जैसे जैसे टाइम बीत रहा है वैसे वैसे वेलोसिटी देख रहे हैं बेटा, वैसे वैसे वेलोसिटी बढ़ नहीं रही है, घटती जा रही है, घटती है, घटते 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 घटते, और एक जगह ऐसा आया ना, एक जगह ऐसा देखो बेटा, वी और टी है, तो यानी कि इसका जो स्लोप है दैट इज स्लोप क्या कर रहा है? डिक्रीज कर रहा है। तो यानी कि उसका आइसोलेशन क्या हो रहा है? डिक्रीज कर रहा है। यानी कि आप यू कैन से दिस इज द देखो बेटा, थीटा क्या हो रहा है? डिक्रीज कर रहा है। तो आइसोलेशन क्या हो रहा है? डिक्रीज कर रहा है। आइसोलेशन इज डिक्रीज है। तो परिणाम क्या हो रहा है बेटा? परिणाम क्या हो रहा है कि वेलोसिटी भी धीरे 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 क्या हो जाती है? जीरो हो जाती है। यानी कि यहाँ पर v की वैल्यू क्या हो रही है? कंटिन्यूसली डिक्रीज कर रही है, कंटिन्यूसली डिक्रीज कर रही है। ठीक, अच्छा, a की वैल्यू भी डिक्रीज कर रही है। वेलोसिटी का इंक्रीमेंट, पहले वेलोसिटी की बढ़ना, वेलोसिटी के बढ़ने की दर भी घट रही है। पहले क्या था, जब हवा में बॉल था तो 10 बढ़ रहा था, 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर पर सेकेंड। जब एयर में आया तो अब 9 हुआ, 8 हुआ, 7 हुआ, 6 हुआ, 5 हुआ, 4 हुआ, 3 हुआ, 2 हुआ, और बढ़ना ही बंद हो गया, 0 हो गया। तो उस समय जो वेलोसिटी रही दैट वाज द कांस्टेंट, और दैट कांस्टेंट वेलोसिटी इज द नोन एज द टर्मिनल वेलोसिटी। यानी कि अब वो उसी वाटर में अब वो कांस्टेंट वेलोसिटी से गिरेगा। देखिए अब वो उसी वाटर में कांस्टेंट वेलोसिटी से गिरेगा, इसी को कहते हैं टर्मिनल वेलोसिटी ना। इसी को क्या बोलते हैं बेटा? टर्मिनल वेलोसिटी बोलते हैं। तो इसके लिए कॉलम ना, यानी लंबाई वाटर की जो डेप्थ होगी वो दैट शुड बी लार्ज, ये लॉन्ग कॉलम होना चाहिए। अच्छा, यहाँ तक बात समझ में आ गई? अब चलते बेटा, अब होता काइनेटिक एनर्जी की बात हो रही है। तो काइनेटिक एनर्जी की बात हो बेटा, तो वेलोसिटी जैसे वेरी करेगा, क्योंकि मास तो कांस्टेंट है ना। तो टाइम जो मास है इसका, जैसे मान लो बॉल का जो मास है दैट इज m, तो काइनेटिक एनर्जी हाफ mv स्क्वायर। तो v इज द ओनली, v इज द वेरिएबल। मास पे मास इंडिपेंडेंट है टाइम पर, मास जो शुरू में था वो बाद में भी है, तो मास से तो कुछ होना नहीं है। वेलोसिटी का जो वेरिएशन है दैट विल बी द वेरिएशन ऑफ आल्सो द काइनेटिक एनर्जी। देयरफॉर यू कैन रिप्लेस इट एंड यू कैन राइट हियर द काइनेटिक एनर्जी, दैट इज द टाइम है, दैट इज द फैंटास्टिक आंसर, और द आंसर वाज द ऑप्शन नंबर बी। तो दिस वाज द वेरी सिंपल क्वेश्चन, और ये सही होना चाहिए सबका बेटा। तो इसका आंसर हो गया व्हाट? दैट इज द ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट ऑप्शन। ओके, नेक्स्ट now the question number 5. Now the question number 5, what is given in the question number 5? This is the very interesting question, and this is the very simple questions also. कह रहा है कि block of the mass m is placed on the rough floor of the lift। देखो बेटा, कह रहा है कि जैसे मान लीजिए कि ये एक लिफ्ट है ना बेटा, सपोज कि यह एक लिफ्ट है, और यहाँ पर आप एक मास रखे हुए हैं m, एक मास रखे हुए हम, और ये बेटा एक लिफ्ट है ना, लिफ्ट की केबल है यह, और ये लिफ्ट है। कह रहा कि दिस लिफ्ट इज द फ्री फॉलिंग। क्या बेटा कि लिफ्ट इज फ्री फॉलिंग। सपोज दिस लिफ्ट इज द फ्री फॉलिंग। जब बेटा हम ये सपोज कर लेते हैं कि यह ए की वैल्यू ए बराबर क्या है? जी है। अच्छा, अब हम बात करते हैं बेटा कि यहाँ पर यस व्हाट डू यू मीन बाय द मीन्स व्हाट इज द नॉर्मल, यू नो दैट व्हाट इज द नॉर्मल। तो नॉर्मल होता है क्या बेटा? तो नॉर्मल दिस इज द नॉर्मल। mg की इधर है बेटा, तो यू नो दिस इज द mg। तो mg एक्टिंग ऑन द सरफेस, एंड दिस सरफेस इज मीन्स एवरी एक्शन है सेम एंड पॉजिटिव एक्शन, एंड mg एक्टिंग ऑन दिस सरफेस, mg acting on this surface reacted on the mass, and therefore the normal acting upward, this is the n।
this is the n. Since the body is lift is coming down, suppose with the acceleration A. Okay, keep in mind that at a time the acceleration of the lift is A and the lift is coming down, and you have to write the equation of this. Then what will be the equation? Yeah, what will be the equation? Lift is coming down minus n equal to what? ma. Yes, this is the process of writing the equation, Newton's second law. And now n will be how much? N will be how much? N will be how much? mg minus a. mg minus, yeah, keep in mind. N equal to mg minus a. Okay. So what is this? This is a general question. This is a simple equation of the lift. N equal to so much. N equal to so much. Okay. And now what will happen? It is given, let us consider a lift is coming down with a constant acceleration A. Then the equation is so much. But what will happen? Let the string of the cable of the lift broken. यदि बेटा लिफ्ट नीचे आ रही है और उसकी रस्सी अचानक टूट जाए केबल की, उसका केबल टूट जाए, रस्सी टूट जाए, जो भी कुछ हो ना, वो अचानक यदि टूट जाए, और ये कंसेप्ट कोई ज़रूरी नहीं है कि मतलब हम लोग खाली लिफ्ट पे लगावें, कहीं पर भी। मान लो एक आदमी है ना, एक आदमी है, वो बिल्डिंग, किसी हाई बिल्डिंग से जंप कर दिया, सर पे अपने कोई सामान रखा है, तो लिफ्ट की जगह अपने हो गया, सर पे जो सामान है वो मास हो गया, है कि नहीं है? कोई भी चीज़ में दो चीज़ें हैं आपस में टच में है और फ्री फॉल कर रही हैं, न्यूमेरिकल कैसे सॉल्व होगा? बस ये आपको सोचना है। फिजिक्स दैट इज़ अ वेरी इंटरेस्टिंग, वेरी इजी, वेरी इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट। तो इंटरेस्टिंग बनाना पड़ता है उसको। ओके, अब चलिए देखिए बेटा, अब जब वो फ्री फॉल करेगा ए का मान जी हो जाएगा। तो अब जो बेटा चूँकि फ्री फॉल आप लिखेंगे कि सिंस लिफ्ट इज द फ्री फॉलिंग, तो जब लिफ्ट इज द फ्री फॉलिंग है, देयरफॉर व्हाट विल हैपन? एम जी माइनस जी हो जाएगा। तब एन की वैल्यू क्या हो जाएगी बेटा? जीरो हो जाएगी। हो जाएगी कि नहीं हो जाएगी? तो एन की वैल्यू जीरो हो जाएगी। और जब एन की वैल्यू जीरो हो जाएगी, देन व्हाट विल हैपन? नॉर्मल जीरो हो गया। हाँ, जानते बेटा कि नॉर्मल जीरो हो गया। अब एन का मान जीरो हो गया, नॉर्मल जीरो हो गया बेटा। और जब नॉर्मल यानी क्या है बेटा? क्या जीरो हो गया? नॉर्मल इक्वल टू जीरो हो गया। और जानते हो क्या बेटा? जानते हो कि एफ आर बराबर फ्रिक्शन बराबर होता है म्यू एन, और एन है ही नहीं, तो एफ आर की वैल्यू क्या हो गई? जीरो हो गई। एफ आर की वैल्यू क्या हो गई? जीरो, यानी फ्रिक्शन कितना हो गया बेटा? फ्रिक्शन वैल्यू भी था जीरो। तो अब आपसे कह रहा है क्वेश्चन में, नंबर 5 क्वेश्चन में कह रहा है कि ऑप्शन दिया हुआ, पहला म्यू एम जी, दूसरा म्यू एम जी बाई टू म्यू जी, एंड नन ऑफ दीज, दिस यू हैव टू टेक ऑप्शन नंबर डी, नन ऑफ दीज। तो ना बेटा, तो आंसर क्या हुआ? आंसर हुआ डी ऑप्शन, नन ऑफ दीज। क्लियर हो गए? फैंटास्टिक। कहीं कोई डाउट, कहीं कोई बात बेटा? हाँ, बहुत आसान सी बातें हैं। अब यही सब कंसेप्ट होते हैं ना। देखिए क्वेश्चन कुछ भी, अब यही सब इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन होते हैं। क्यों होते हैं? क्योंकि इसमें बहुत बड़ा कैलकुलेशन नहीं होते हैं, छोटे से क्वेश्चन होते हैं, ट्विस्टिंग होती है। ये बच्चा अच्छी तरह से पढ़ा है तो ज़रूर करेगा। आइए नेक्स्ट, चलो देखो अब अगला क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6, तो क्वेश्चन नंबर 6 में क्या कह रहा है बेटा? क्वेश्चन नंबर 6 में ग्राफ बना हुआ है, इस तरह से ग्राफ बना हुआ है क्वेश्चन नंबर 6 में ना बेटा। क्वेश्चन नंबर 6 में इस तरह से ग्राफ बना हुआ, और यहाँ पे दिया है, टाइम दिया है यहाँ पर 2 सेकेंड, ठीक, और भी दिया है 4 और 6 दिया ना बेटा। यहाँ पे दिया है 4, यहाँ पे दिया है ना बेटा, यहाँ पे दिया है 6 सेकेंड, ए टाइम दिया है, टी दिया है, और क्या है बेटा यहाँ ऊपर क्या दिया है? और ऊपर दिया हुआ है डिस्प्लेसमेंट दिया बेटा। तो ऊपर एक्स दिया है, मीटर में डिस्प्लेसमेंट दिया हुआ है, और क्या है? इन द गिवन फिगर द पोजीशन टाइम ग्राफ ऑफ द पार्टिकल 0.1 किलोग्राम। तो मास दिया बेटा, एम की वैल्यू दिया है 0.1 किलोग्राम मास दिया बेटा। ओके, तो 0.1 किलोग्राम मास। कह रहा है कि द इम्पल्स एट टी बराबर 0 बेटा। कह रहा है कि टी बराबर 2 सेकंड पे इम्पल्स की वैल्यू बतानी है। तो टी बराबर 2 सेकंड में बेटा, यहाँ पर 2 सेकंड पर, तो ना, तो इम्पल्स ना बेटा,
कह रहा है कि इम्पल्स की वैल्यू बतानी है, आई की वैल्यू पूछा। जानते बेटा कि आई बराबर होता है डेल्टा पी, यानी कि चेंज इन द लीनियर मोमेंटम, तो बराबर इम्पल्स होता है। तो आई बराबर ना बेटा, आई बराबर डेल्टा पी यानी कि एम वी माइनस यू के बराबर होगा। अच्छा, अब एक बात है बेटा कि यहाँ पर डिस्प्लेसमेंट जब जीरो था ना, देखिए जब यह डिस्प्लेसमेंट जीरो था तो टी का मान जब जीरो था, तो टी का मान जीरो था, मैं कहूँ टेन थीटा क्या बता रहा है, तो डी एक्स बाई डी टी यानी वेलोसिटी बता रहा है, पता है ना, वेलोसिटी बता रहा। तो यह कि जब डिस्प्लेसमेंट जीरो था तो वेलोसिटी भी जीरो थी ना। अच्छा, तो जब डेटा नहीं एक्स बराबर जीरो था और डी एक्स बाई डी टी बराबर क्या होता है, डी एक्स बाई डी टी बराबर होता वेलोसिटी, तो वेलोसिटी भी जीरो थी। तो टी बराबर जीरो पे वेलोसिटी वाज जीरो, मीन्स क्या हुआ बेटा कि मीन्स ये हुआ कि आई बराबर क्या हुआ, एम वी हो गया और ये क्या हो गया, माइनस जीरो हो गया, यानी कि आई बराबर हमको केवल एम वी कर देना था। तो आई बराबर एम का मान 0.1 दिया है और अब इनटू वेलोसिटी देखना बेटा कि वेलोसिटी कितनी है। तो बेटा तो वेलोसिटी किसके बराबर होगी, tan थीटा के बराबर होगी। और यहाँ पर ना, यहाँ बेटा दिया हुआ है, यहाँ दिया है 2, यहाँ दिया है 4, यहाँ दिया है 6 ना बेटा, ये दिया हुआ है। अब मैं कहूँ कि tan थीटा क्या है बेटा, tan थीटा जानते हो कि tan थीटा इक्वल टू यू नो दैट इज द dy बाई डी एक्स। dy मीन्स वैल्यू गिवन ऑन द y एक्सिस, dx मीन्स वैल्यू गिवन ऑन द x एक्सिस, एंड व्हाट इज गिवन along the y axis, this is the dx. What is given here, that is the dt, and therefore you will get tan theta will how much, dx by dt. So dx by dt, you know dx by dt equal to, you know, that is the velocity, and therefore tan theta equal to what, that is the velocity. So tan theta means this graph का slope क्या बता रहा है, तो this means this graph showing the velocity, and now what is the velocity, now put the values and you will find the velocity. तो velocity कितना बेटा, dx by dt, dx is how much, 4, dt is 2, तो 4/2 how much, 2 मीटर पर सेकेंड। तो 2 मीटर पर सेकेंड is the velocity, and put value here 2 मीटर पर सेकेंड, what you will get, that is the 0.2 kilogram ना, kilogram meter per second. So this is the answer, and option number A is the correct answer. Therefore the answer is option number A. Fantastic. Okay, now come on the next question. 7 number question. 7 number question. 7 number question is a very interesting question. In this question, asking that the monkey is the climb, a monkey climb up and another monkey climb down. अच्छा बेटा, जैसे सपोज करो कि यहाँ पर ये कोई एक ट्री की ब्रांच कोई कुछ परहैप्स दिया या स्ट्रिंग दिया है कुछ भी, तो बेटा ये एक मंकी है कोई और एक दूसरा मंकी है कोई ना बेटा, ये एक मंकी है और ये कोई एक दूसरा मंकी है ना बेटा। चलो ओके, दिस इज अ वेरी फैंटास्टिक मंकी। चलो तो क्या कह रहा है बेटा ना कि डाउन द रोप हैंगिंग फ्रॉम द ट्रीज, क्लाइम अप एंड अनदर मंकी क्लाइम डाउन रोप। बेटा एक रस्सी है कोई, कह रहा है कि यह कोई रस्सी है, एक मतलब पेड़ की डाल है उस पर बांध दिया गया है ना, तो एक स्ट्रिंग ए रोप इज द हैंगिंग फ्रॉम द ट्री, द सेम डाउन रोप हैंगिंग फ्रॉम द ट्री विथ सेम यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन सेपरेटली। तो बेटा अब कह रहा है कि इफ़ द रिस्पेक्टिव मासेस ऑफ द मंकीज आर द 2:3, तो बेटा ये है m1 ना और ये है m2। कह रहा है कि m1 रेशियो m2 की वैल्यू क्या बेटा, क्या बोल रहा है, दिया बेटा ना 2:3 दिया है, 2:3 गिवन। ओके, एंड व्हाट आर गिवन अदर थिंग्स, बेटा कह रहा है कि द मंकी क्लाइंब अप, पहला वाला मंकी बना कि अप जा रहा है बेटा, ये ऊपर जा रहा है ए एक्सेलरेशन से, और यह इसी एक्सेलरेशन से ना यह नीचे जा रहा है, तो एक ऊपर जा रहा है और एक नीचे जा रहा है, ये दिया हुआ है ठीक बेटा। और इफ द रिस्पेक्टिव केसेस दैट द कॉमन एक्सेलरेशन विल बी हाउ मच। नाउ द इन दिस क्वेश्चन दिस इज आस्किंग दैट व्हाट इज द कॉमन एक्सेलरेशन, व्हाट इज द कॉमन एक्सेलरेशन, दिस इज अ वेरी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन, व्हाट इज द कॉमन एक्सेलरेशन। तो बेटा अब चूंकि कॉमन एक्सेलरेशन की बात हो रही है तो कॉमन एक्सेलरेशन ऑलरेडी हैज टेकन दैट इज द ए एंड ए, तो a and a means what, means that is the common acceleration because the both values are taken equal, so that is the common acceleration. And now making the equation for the monkey number 1 and also making the equation by the for the monkey number 2. Yes, write the equation. जानते बेटा कि टेंशन, डायरेक्शन ऑफ द टेंशन विल बी द सेम, दिस monkey is going up, this monkey is going up, mg of this monkey means the m1g getting downward,
and this monkey is going downward and M2G acting downward. Yes, now you can write the equation F equal to ma for the first monkey. So that is going up, therefore you can write T minus M1G बराबर M1A. This is the first equation. And the second monkey going downward, therefore the equation becomes M2G minus T equal to M2A. Tension, you know well that in a single strain there may not be the two different types of the tension. In a single strain, always the tension are the same in a strain, and therefore adding these two equations, and this T and T both will be the cancelled, and M2G minus M1 M2G minus चलो बेटा, तो now write M2G minus M1G बराबर M1 plus M2A, M1 plus M2A. Okay, and now put the value G, taken G common, M2 minus M1 equal to M1 plus M2, okay, into A. You have to find the value of the A, and therefore A will be how much? Therefore A will be how much? G M2 minus M1 upon M1 plus M2. Now putting all the values, A equal to G M2 means 3M मान लिया जाए, M2 को 3M मान लिया जाए, माइनस कितना बेटा, पहला वाला क्या था, पहला वाला 2 है ना, M2 है 3 है बेटा. चलो रेशियो से देखो यहाँ पर M1 क्या मान लिया बेटा, 2M मान लिया जाए. ऐसे ही नीचे क्या करें बेटा, M1 को 3M कर दिया जाए बेटा, तो हाँ 3M है, दोनों को जोड़ दिया जाए तो 3M और प्लस 2M जोड़ दिया जाए बेटा, तो कितना आ जाएगा, तो A इक्वल टू G इंटू क्या, इंटू M आ जाएगा, और नीचे कितना आ जाएगा बेटा, 3 to 5M आ जाएगा, 5M आ जाएगा, MCM कैंसिल हो गया, एंड देयरफॉर व्हाट विल हैपन, A इक्वल टू G/5. दिस इज द आंसर. बेटा यहाँ पे रेशियो दिया था ना, डोंट बी कंफ्यूज हियर, व्हाई आई टेकन हियर M बिकॉज या तो कोई कांस्टेंट रखा जाए, रेशियो ना 3 किलो नहीं है ना, 3 किलो 2 किलो नहीं है, 3 is the ratio, 2 is the ratio is given 3:2. So therefore you cannot take that is a 3 kilogram या 2 kilogram, you cannot take that. Means that is the ratio, therefore you have to take that 3K, that K is the ratio. तो हमने क्या रखा बेटा कि कांस्टेंट की जगह पे हमने क्या रखा है M, that is the proportion means a constant ना, that is the constant, तो 3M minus 2M. okay, understand this point. तो A equal to G/5, yes, that is a fantastic answer, and therefore the answer will be answer G/5 means option number A. So option number A is the correct option. Okay, fantastic. Now come on the next question. Question number 8. This is the most important question and fantastic question. Question number 8. 8 नंबर क्वेश्चन, हाँ मोस्ट इम्पॉर्टेंट. चलिए फिलहाल सब तो इम्पॉर्टेंट है, मैं किसको कह बेटा, बहुत अच्छे क्वेश्चन है. चलो आसान पेपर है, इस पेपर को आसान कहा जाए. इन कंपेरिजन टू द टेस्ट नंबर फर्स्ट, दिस ऑल पेपर्स मीन्स ऑल दीज क्वेश्चंस आर द मोस्ट इम्पॉर्टेंट, एंड आल्सो यू कैन से दैट इज द वेरी मीन्स क्या बोलते हैं, ईजी के हैं. चलो अब ये क्या कह रहा है क्वेश्चन में, कह रहा है कि द पोटेंशियल एनर्जी टू फॉर सर्कल स्प्रिंग स्ट्रेच्ड थ्रू द डिस्टेंस इज 10 जूल. कह रहा है ना बेटा, यहाँ पे एक स्प्रिंग है ना बेटा, एक स्प्रिंग कह रहा है बेटा कि दिस इज ए स्प्रिंग, और कह रहा है कि जब हम इसको स्ट्रेच करते हैं ना, यानी कि यस डिस्टेंस जब इसको खींचा जाता है, फोर्स लगाया जाता है इस पर फोर्स लगाते हैं, और यस डिस्टेंस इसको खींचते हैं ना, पुल करते हैं, तो वर्क डन जो होता है बेटा W बराबर होता है, W बराबर कह रहा है कि वो 10 जूल होता है. तो 10 joule work being when it displaced by the distance, yes, okay, this is given. और फिर कह रहा है कि the amount of the work that must be done in the spring to stretch it through the additional distance of the S. ये additional distance yes means पहले तो S खींचा, अब कह रहा है कि देखो बेटा, अब कह रहा है क्या
कह रहा है कि इसमें, इसी में, या चलो और दूसरा डायग्राम बनाते हैं। अच्छा चलो दूसरा बना देते हैं। देखो बेटा, अब कह रहा है कि यह देखो बेटा, ये जो है ना, ये यस डिस्टेंस तो था ही पहले, तो पहले यहाँ पे खींचा मान लो यस। अब कह रहा है बेटा कि इसको एडिशनल यस, यानी कि इसमें एस और खींचता, एडिशनल एक यस और हो गया, और यानी कि डिस्टेंस ट्वाइस हो गया। अब कह रहा है बेटा ना कि अब वो फोर्स लगा के खींच रहा है, तो अब क्या है कि यदि 2s हो गया ना, यानी कि यहाँ पर जो एक्सपेंशन हुआ तो s प्लस यस बराबर क्या हो गया, 2s हो गया ना बेटा। 2s, दैट एक्सपेंशन, द चेंज इन द लेंथ बिकम्स ट्वाइस नाउ, मीन्स ये क्या है, इनडायरेक्टली पूछ रहा। तो अब जानते हो बेटा, देख चलो, अब जो W1 पहले वाले केस में दिया गया है, वो यू नो दैट जब भी कभी भी कोई भी स्प्रिंग बेटा ना एक्सपेंड, मतलब या तो एक्सपेंड कर जाती है, मतलब इलोंगेट की जाती है, या नहीं तो जब वो कंप्रेस की जाती है। तो व्हेन एवर एनी स्प्रिंग बी आइदर दैट इज द कंप्रेस्ड और दैट इज द इलोंगेटेड, then what will happen there, what will the energy stored inside the spring. So you know that that the energy is known as the elastic potential energy. Elastic potential energy, you know, that is always half k delta x square. This is the expansion. This is the either that is the expansion, or in the case of the also that you can say that is the contraction, यानी कि spring goes to contract. Okay, compression. Yes. सिंस डेल्टा एक्स के स्थान पे ना बेटा कह रहा है कि W बराबर क्या, हाफ के एंड यस स्क्वायर। दिस इज द इक्वेशन नंबर फर्स्ट, दिस इज द इक्वेशन नंबर फर्स्ट। एंड इन द केस ऑफ द सेकेंड, इट बीइंग हाफ के एंड दिस इज द 2s, तो 2s होल स्क्वायर। दिस इज द इक्वेशन नंबर सेकेंड। यू कैन राइट दिस W2 इक्वल टू हाफ के यस स्क्वायर इंटू 4। S can be written like this. That is the half kx square into 4, and therefore what will happen here, W1, this is W2, so W2 upon W1 you will get W2. W2 means half k, तो half k s square into 4 upon क्या, half k, and again what is here, half k s square. Okay बेटा, half k s square, yes. You will get this, and half ks square, half ks, that will be so much, and therefore you will get W2 बराबर, W2 upon W1 बराबर, how much that will be, okay, so how much that will be, so W2 upon W1 equal to how much, that is the yes, that is the 4. तो यहाँ पे how much this is the 4, so that is the 4, तो 4 है ना बेटा यहाँ पे। तो चलो अब जब देखिएगा, तो अब ये कितना हो गया बेटा, दिस इज द 4, देयरफॉर व्हाट इज हैपन, W2 इक्वल टू W1 इंटू 4, W2 इक्वल टू W1 इज 10 एंड दिस इज द 4, तो देयरफॉर W2 इक्वल टू 4, यानी कि 40 जूल। तो 40 जूल, बट what you have to find in the question. In the question, it is the amount of work that must be done on this spring to stretch it through the additional distance. Additional, mind here. Additional, keep in mind, additional. यानी कि 10 joule तो already has been done. Now additional energy will be how much required. Additional energy कितनी चाहिए ना। देखो बेटा एक बार फिर से पढ़ लेते हैं, क्योंकि 30 भी है, और ऑप्शन में देखो बेटा, ऑप्शन में वेरी फैंटास्टिक, ऑप्शन में 10 भी है, जो खोजोगे पाओगे। ऑप्शन में 20 भी है ना, जब जैसे कंफ्यूज करने के लिए, जैसे मान लो 10 पहले वाले में जब यस डिस्टेंस होती है तो 10 है। अब कोई बच्चा ऐसे सोचेगा कि यार यस डिस्टेंस जब एक्सपेंशन होता है तो 10 जूल है, तो 2 यस डिस्टेंस पे हो जाता है तो ट्वाइस हो जाएगा, 20 मार देगा, एब्सोल्यूट रॉन्ग ना। अच्छा, यदि वो स्क्वायर कर देता है तो 40 आएगा, दैट इज आल्सो एब्सोल्यूट रॉन्ग ना। तब फिर क्या होगा बेटा, तो एडिशनल पूछा है ना,
एडिशनल पूछा है ना बेटा, तो एडिशनल है। एडिशनल का मतलब क्या हुआ? एडिशनल का मतलब हुआ बेटा कि यहाँ पर जो फोर हाफ के एक्स स्क्वायर है ना, तो इसमें से इसको क्या करोगे, W1 को माइनस करोगे ना, एडिशनल तब ना होगा। तो इसमें हमें डायरेक्ट कर दिया जाए, यहाँ पे आकर कर दिया जाए। तो अब देखो बेटा, अब एडिशनल कितना होगा, तो अब कह रहा है कि एडिशनल कितना होगा। तो आप चाहें तो शुरू में एडिशनल कर सकते हैं। एडिशनल का मतलब ये हुआ कि W2 जो हो रहा है ना, 4s² हो रहा है बेटा, उसमें से पहला वाला s² माइनस करना पड़ेगा। तो एडिशनल कितना एनर्जी चाहिए, E बराबर, तो E बराबर चाहिए बेटा 40 और -10 यानी कि 30 जूल चाहिए ना बेटा, 30 जूल चाहिए। ठीक, क्यों? एडिशनल शब्द लगा हुआ है और ये पूरा है, टोटल है यह। और पहले कितना है 10 जूल, तो एक्स्ट्रा कितना देना होगा 30 जूल। तो मारना था निशान किस पे, 30 जूल। दैट वाज द आंसर, मीन्स द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन वाज द दैट वाज ए, मीन्स कि आंसर मानना है बेटा ए पर। ओके, नेक्स्ट चले 9 नंबर क्वेश्चन। 9 number question, yes, this is also very fantastic. It is given that which of the diagram shows the most closely shows the variation of kinetic energy of the earth. Okay, kinetic energy of the earth around the sun, ना, around the sun ही होगा, energy of the earth as it move once around the sun. Okay, चलो बेटा, तो जैसे मान लो कि ये sun, तो you know that the earth follow, yes, this path. Okay, earth follow this type of the path, means earth follow this type of the path, means the elliptical path. Yes, this is the sun. Okay, elliptical path. तो जानते बेटा कि ये डिस्टेंस क्या होता है, ये डिस्टेंस क्या होती है, तो ये डिस्टेंस होती है सेमी माइनर एक्सिस, और यहाँ से यहाँ तक ये जो डिस्टेंस होती है बेटा, ये डिस्टेंस होती है सेमी मेजर एक्सिस, मीन दिस इज सेमी मेजर एक्सिस, और ये डिस्टेंस होती है बेटा सेमी माइनर एक्सिस। और इस डिस्टेंस को कहते हैं, जब बेटा पृथ्वी यहाँ पर होती है ना, जब पृथ्वी कभी यहाँ पर होती है, दिस इज मीन्स नोन एज एल इज, यू नो, दैट इज द लैटस रेक्टम। ऑनलाइन वाले बच्चे, जो क्लास ऑफलाइन वाले बच्चे हैं, वो अच्छी तरह से पढ़े हुए हैं, वो अच्छी तरह समझ रहे होंगे। ऑनलाइन वाले मेरे प्यारे बच्चों, ये अभी मैं आपको बताया नहीं हूँ, अभी आप नहीं पढ़े हो, तो यस मीन्स मैं आपको बहुत अच्छी तरह से, बहुत प्यार से, बड़ी ज़बरदस्त चीज़ों को मैं दूंगा, है ना बेटा। हाँ, अभी तक जहाँ तक चैप्टर पढ़ रहे हैं, भी हम लोग चल रहा है क्या, EL25 शायद परहैप्स हो गया है, और EL26 आने वाला बेटा। तो EL26 वेरी सून जल्द आने वाला बेटा। और अभी आप फिलहाल, मैं कोशिश करता हूँ कि जल्दी से जल्दी आपको वीडियो मिले बेटा, लेकिन ये थोड़ा सा लेट हो जाती है, कभी 1-2 दिन, तो बस थोड़ा बैलेंस करके चलना उसका बेटा ना। और लेकिन ऑलरेडी हैज बीन गिवन यू, ऑलरेडी ऑल चैप्टर्स, ऑल लेक्चर्स हैज बीन गिवन, मीन्स जब पिछले साल में दिया हूँ ना, बहुत सारे लेक्चर दिया हूँ। तो जैसे मान लो कभी वीडियो 1 दिन 2 दिन नहीं आती है ना बेटा, तो आप थोड़ा पुराने वीडियो पे जा करके ज़रूर तब तक पढ़ डालिएगा ना, क्योंकि मेन कंसेप्ट बेसिक चीज़ें तो वही होती हैं। हाँ, अब जब फिर मैं नया वीडियो दूंगा तो फिर उसको देखिएगा, लेकिन यदि लेट होता है इन केस तब, अदरवाइज जब मैं वीडियो देता हूँ उस समय पढ़िए, ठीक बेटा। फिलहाल ओके, कमांड द पॉइंट। तो चलो, तो यहाँ पे बेटा, तो ये एल हो गया, इसको बोलते हैं लैटस रेक्टम बोलते हैं ना, ये मैथमेटिक्स वर्ड बेटा, मैथमेटिक्स वर्ड है, लैटस रेक्टम बोलते हैं बेटा। और हाँ बेटा, तो अब जा देखना, तो लैटस रेक्टम बोलते हैं बेटा। अच्छा चलिए, अब फिलहाल हम सीधे क्वेश्चन पे चलते हैं, बताना क्या है। तो हाँ, अब जो बेटा, तो ये अर्थ के विषय में बात हो रही है, तो ये अर्थ, तो जानते बेटा कि जब अर्थ बहुत दूर होती है, यानी कि जब ये डिस्टेंस अर्थ का मतलब सन से जब डिस्टेंस मैक्सिमम होता है, तो ये डिस्टेंस सन का, जो बेटा सन से डिस्टेंस आर मैक्स बोला जाता है, आर मैक्स, जब सन अर्थ यहाँ पे होती है ना, और जब अर्थ यहाँ पे इस पोजीशन में होती है तो इसको आर मिनिमा बोलते हैं। और आप जानते हैं बेटा कि जो सन एंड अर्थ का जो एंगुलर मोमेंटम होता है, दैट विल बी कंजर्व, यानी कि एंगुलर मोमेंटम ऑफ द अर्थ एंड द सन, मीन्स अर्थ एंड सन सिस्टम का एंगुलर मोमेंटम हमेशा कंजर्व होता है। और यहाँ ऐसा इसलिए होता है कि क्योंकि कहीं से भी कोई भी टार्क नहीं लगता है, तो टार्क नहीं लगता है तो एंगुलर मोमेंटम कंजर्व रहता है। तो ये सब चीज़ें हम बाद में आपको बताएंगे। अब यहाँ हम चलते बेटा कि इस वेलोसिटी को एरियल वेलोसिटी कहते हैं, VA कहते हैं, नॉट ऑर्बिटल। ऑर्बिटल वेलोसिटी ये वर्ड जो होता है ना बेटा, ऑर्बिटल वेलोसिटी बेटा जो वर्ड होता है, दैट यूजेज इन द केस ऑफ द सैटेलाइट, नॉट इन द केस ऑफ द मीन्स प्लानेटरी, नॉट फॉर द प्लानेटरी मोशन।
एंड इंस्टेड ऑफ द आर्बिटर वेलोसिटी, यानी आर्बिटर वेलोसिटी नहीं वहाँ यूज़ किया जाता है, वहाँ क्या यूज़ करते हैं प्लानिटरी मोशन में, वहाँ पर एरियल, इसमें एरियल वेलोसिटी यूज़ करते हैं। और ये जो वी होता है बेटा, ये होता है dA/dt। क्या होता है ये dA/dt, यानी कि चेंज इन द एरिया अपॉन टाइम, change in the area upon the time of the change, and that is known as the aerial velocity. This aerial velocity ना इज कांस्टेंट। और यहाँ पर जब देखोगे बेटा ये इसकी वैल्यू आती है L/2m आती है। दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट ऑलवेज आस्क्ड इन योर क्वेश्चन। तो दिस इज द एरियल वेलोसिटी नोन एज द dA/dt, एंड दैट विल बी L/2 pi, where what is the L? L is the angular momentum. What is the m? M is the mass of the planet which is the revolving around the sun. Okay, and now we come on the point, what is the basic concept here to determine the answer of this question, and which is given in the question number 9. What is the basic concept here? Now just come on the point, since now you know that is the velocity of this, velocity of this means the velocity the r will be minimum, since angular momentum is the conserved, and mass of the earth is the constant, and therefore what you will get, since the यहाँ का angular momentum L1 and यहाँ पे यदि angular momentum अर्थ का है L2 ना बेटा, तो L1 equal to L2, ये means always L1 equal to N2। और क्या होगा अब L1 equal to N2, देखो बेटा अब यहाँ पे ना mind here now, since L1 equal to L2, and you know that is the L1 equal to m, L1 equal to L1 equal to m, mass of the earth, V1 R1 equal to m V2 R2, m from both side becomes cancel, m from both side becomes cancel, and this is the V1. So V1 means what beta, इसको you can write this is the V minimum into R1 ना। तो मिनिमम कब होगा, वेलोसिटी मिनिमम कब होगी, जब डिस्टेंस मैक्सिमम होगा। तो V मिनिमम R मैक्स, और ये क्या होगा बेटा, ये V मिनिमम है, ये V मैक्सिमम होगा ना। तो V मैक्स डिस्टेंस क्या होगी बेटा, मैक्सिमम वेलोसिटी कब होती है, जब R मिनिमम होगा, R मिनिमा, तभी उनका प्रोडक्ट कांस्टेंट, मिनिमा मैक्सिमा रहेगा तभी उनका प्रोडक्ट कांस्टेंट रहेगा। तो V मिनिमा R मैक्स इक्वल टू V मैक्सिमा R मैक्स मिनिमा होगा बेटा, तो ये कांस्टेंट वैल्यू रहती है। मीन्स अब क्या देख रहे हो भाई, इतना डिस्कस करने के बाद आपको मिला कि एक्चुअली क्या, आपको इस क्वेश्चन का आंसर देना था ना, इस क्वेश्चन का आंसर देना था काइनेटिक एनर्जी कैसे वेरी करती है, हमको तो ग्राफ बनाना था। तो ग्राफ बनाना था तो बेटा जब तक आपको वेलोसिटी का वेरिएशन नहीं पता होगा तब तक आप काइनेटिक एनर्जी का वेरिएशन कैसे पाओगे ना। तो अब आपको देखो बेटा, अब आपको यहाँ पर देखो, अब आपको देख रहे हो बेटा, अब यहाँ पर आप जो वेलोसिटी है यदि यहीं से ले लिया जाए m1 काइनेटिक एनर्जी यहाँ पर a/2 से मल्टीप्लाई कर दिया जाए, v1 से मल्टीप्लाई कर दिया जाए, तो दिस विल टर्न ऑफ इन द फॉर्म ऑफ द काइनेटिक एनर्जी, या यू कैन से दिस इज द वेलोसिटी इज हियर। तो वेलोसिटी बेटा ये मिनिमम वेलोसिटी और ये मैक्सिमम वेलोसिटी, इसका मतलब ये हुआ कि चूंकि r वेरी कर रहा है, अब हमको सोचना कैसे है अपना आंसर देने के लिए, चूँकि r वेरी कर रहा है, रेडियस कंटिन्यूसली मीन्स रेडियस मीन्स नहीं बोलेंगे यहाँ पे, रेडियस इलिप्स में रेडियस नहीं बोलते, उसको डिस्टेंस बोलते हैं ना। तो रेडियस नहीं बोलते बेटा, रेडियस हम कहाँ बोलते हैं, सैटेलाइट के केस में बोलते हैं। तो यहाँ रेडियस डिस्टेंस, यानी कि डिस्टेंस ऑफ द प्लैनेट फ्रॉम द सन। तो सिंस डिस्टेंस ऑफ द प्लैनेट फ्रॉम द सन कंटिन्यूसली इज गोइंग टू चेंज, देयरफॉर द वेलोसिटी ऑफ द प्लैनेट विल आल्सो कंटिन्यूसली गोइंग टू चेंज, एंड फ्रॉम वेयर टू वेयर, from which value to which value, from maxima to minima, from maxima to minima. Okay, so since velocity varies from minima to maxima, from maxima to minima, so therefore the kinetic energy will also varies from minima to maxima, maxima to minima, maxima to minima. And since this is the kinetic energy, and this can never be minus, keep in mind, it can never be minus, and therefore now the fantastic graph will be what? The fantastic graph of these questions becomes, this is the time, perhaps the time is given along the, yes, time is given, and kinetic energy is given here. Okay, so kinetic energy is given here. Now you have to plot the graph of this kinetic energy. So what will be the kinetic energy? Draw a dash line here,
for reference level, this is the reference level, draw a line and now you can plot the graph, maxima, minima, maxima, minima. That will positive always, that whole graph will be in the positive side, whole graph in the positive, because that is the kinetic energy and the kinetic energy can never be the minus. So therefore the maxima, minima, maxima, minima, this is the, you can write maxima, minima, maxima, minima, maxima, minima. And don't confuse here. This is the about this line. This is the variation. This shows the variation, maxima, minima, maxima, minima, maxima, minima. This shows the variation. No, this not minus, because the minus, this origin is here and the minus side will be in this direction. When the graph will come now in this side, means the from passes through the origin downward side, then that will be the minus. This is not minus, the graph shows not minus. This is the positive also, and the lower side is also positive. Both sides will be the positive, because this is the kinetic energy, you know. So therefore the graph will be so much that the energy of the earth that is always in the fluctuation case. Means that will fluctuate at maxima to minima, because just as the distance varies, the velocity of the planet, every planet, each planet velocity also always at every distance, at every time, that it always changes. Okay, fantastic. This was the whole discussion of this question. Means what was the concept behind this question. Clear? And now you can ask a question here that, sir, why it will be the just like the SHM, in the positive direction always, na? Means you can say that is the means कि ये sharp tooth wave नहीं बन सकता क्या? Means ऐसे नहीं बन सकता क्या? ऐसे नहीं बन सकता क्या? Okay? तो why it will not like this? बोलते बेटा सात टूथ वेव बोलते, तो मतलब क्या सात टूथ स्ट्रक्चर नहीं बन सकता क्या सात टूथ ग्राफ नहीं बन सकता क्या? why it will be this? नाउ चलो, तो यहाँ थोड़ा सा हिंट दे दें बेटा यहाँ पे। तो थोड़ा सा हिंट हम ये दे दें आपको कि आप पढ़े हो ना बेटा, SHM जब पढ़ते हो ना, तो SHM में थोड़ी सी आइडिया दी आपको हो। तो जब SHM का डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ, जब आप डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ या डिस्प्लेसमेंट टाइम इक्वेशन जब प्रूव करने आप जाते हो ना बेटा, तो कहते हो कि लेट अस कंसीडर ए पार्टिकल इज परफॉर्मिंग यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन, then the projection of the particle on the diameter is always performing simple harmonic motion. यानी कि जब भी कोई वस्तु, बेटा बता समझाइए इस बात को, कि जब भी कोई वस्तु, ना क्या बोला, कि जब भी कोई वस्तु कोई वस्तु बेटा यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन कर रही होती है, तो डायमीटर पर डाला गया उसका प्रोजेक्शन, क्या बोला, डायमीटर पे डाला गया उसका प्रोजेक्शन ना बेटा, वो SHM कर रहा होता है। तो देखते होंगे कि काइनेटिक एनर्जी, SHM में काइनेटिक एनर्जी ऐसे पैराबोलिक उल्टा पैराबोला बनाती है, ऐसे बात समझा, पैराबोला बनाती है, और काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी भी पैराबोला बनाती है, दोनों दूसरे का रिवर्स पैराबोला बनाती है। तो फिर हाल वो सब हम वहाँ बाद में डिस्कस करेंगे बेटा। तो यहाँ पर काइनेटिक एनर्जी वेलोसिटी के साथ जो फ्लक्चुएशन होगा, दैट विल बी सो मच। अच्छा, ऑप्शन नंबर फर्स्ट कैन नॉट पॉसिबल बिकॉज दैट इज द प्योर स्ट्रेट लाइन, देयरफॉर दैट विल नॉट पॉसिबल। द सेकेंड ऑप्शन दैट शोज द प्योर SHM, लेकिन यहाँ पर इलिप्टिकल पाथ है ना, not circular, and therefore cannot you can take it as a SHM. Okay, and the C option was the great variation in comparison to the D option. This was reason that why another reason बेटा, क्योंकि C को माइनस भी दिखा रहा है। देखो जो C है ना, C है तो वह ओरिजिन से माइनस में जा रहा है, तो काइनेटिक एनर्जी भी माइनस होती ही नहीं, तो C तो ऐसे गलत हो गया, ये तो वैसे गलत हो गया, और ये प्योर SHM बता रहा है, इलिप्स में कभी SHM होता नहीं। अच्छा, अब यहाँ पर जान दो बेटा डी ऑप्शन के अलावा और कोई ऑप्शन तो दिख नहीं रहा है, तो आप ऐसे भी तो आइडिया लगा सकते थे। तो अब क्या है बेटा, आपने सही किया है गलत किया है, यस यू नो। चलो आ जाओ बेटा, नेक्स्ट क्वेश्चन। हाँ बेटा आ जाओ। 10:30 होगा बेटा, तो चूँकि ये वीडियो हम बड़ा लेट में स्टार्ट किया बेटा, तो
आ जाओ बेटा, तो हम आपको क्या क्या बता दें जल्दी से। आ जाओ, 2 क्वेश्चन बता दो बेटा। ये वीडियो हम कल फिनिश करेंगे, यानी कि बेटा हाँ कल का मतलब ये हुआ कि बेटा आज 21 है ना, तो हम आपको कल यानी कि मंडे कल हम आपको ये वीडियो देंगे बेटा। आज थोड़ा सा हमको लेट हो गया है, कहीं बिजी होने की वजह से आज हम लेट हुआ बेटा। और पूरा हमें ना सॉल्व होने का टाइम इस समय फिलहाल नहीं है अभी। चलो बेटा अब आ जाओ, मैं जल्दी 2 क्वेश्चन ले लेता हूँ। अब हम चलते बेटा कि 9 क्वेश्चन हो गए, नंबर 10 पे चलते बेटा। तो क्वेश्चन नंबर 10, तो व्हाट इज आस्क्ड इन द क्वेश्चन नंबर 10। तो इन द क्वेश्चन नंबर 10 क्या है बेटा कि ये क्या है बेटा 30 और 60 डिग्री और इंक्लाइन। चलो बेटा देखो, इस क्वेश्चन को कह रहा है कि यहाँ पर ये कोई एक इंक्लाइन प्लेन है ना बेटा, यह कोई एक इंक्लाइन प्लेन है। दिस इज गिवन एंड दिस एंगल इज गिवन 30 डिग्री एंड दिस एंगल सपोज गिवन द 60 डिग्री। ओके, दिस एंगल इज गिवन 60 डिग्री एंड हाँ, और ये दिस इज द हाइट एच, दिस इज द हाइट एच। ओके, तो ये क्वेश्चन दिया बेटा कि ये कह रहा है अब यहाँ पे ना, यहाँ पे कह रहा है बेटा कि एक पार्टिकल यहाँ छोड़ दिया गया है और एक पार्टिकल यहाँ छोड़ दिया। ये पार्टिकल यहाँ पर आ रहा है, ये पार्टिकल यहाँ पे आ रहा है। ओके, यहाँ पे आ रहा है। अच्छा, अब एक बात और इस क्वेश्चन में दिया हुआ बेटा, यहाँ पे क्या है कि द एंगल्स इंक्लाइंड ऑफ द 2 प्लेन्स 30-60 रिस्पेक्टिवली ऑल द अदर फैक्टर। देखो बेटा यहाँ एक शब्द दिया है, वेरी माइन्यूटली शब्द दिया हुआ फ्रिक्शन, यानी कि यह स्मूथ नहीं है, नॉट स्मूथ ना, यहाँ म्यू है। दिस इज ऑल्सो नॉट स्मूथ, यहाँ पर भी म्यू है। एंड दिस इज द वेरी वेरी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन। देखो तो होता क्या बेटा, यदि फ्रिक्शन नहीं होता, लेट म्यू इक्वल टू 0, यानी कि यदि सरफेस स्मूथ रहा होता, तो यदि फ्रिक्शन 0 यानी यदि सरफेस स्मूथ रहा होता तो क्या हुआ होता। तो ये सरफेस स्मूथ रहा होता बेटा, तो जानते हो कि वेलोसिटी बराबर होती है। वेरी फैंटास्टिक, वेलोसिटी डज नॉट डिपेंड ऑन दिस एंगल। ओके, तो वेलोसिटी डज नॉट डिपेंड बेटा इन केस में ना, तो वेलोसिटी इक्वल टू कांस्टेंट होती दोनों साइड का बेटा, यानी कि v1 बराबर v2 होता। फैंटास्टिक, और कितना होता, v बराबर √2gh होता। यस, v इक्वल टू √2gh होता। वाई, बिकॉज बेटा इसके लिए भी h का मान उतना ही है और इसके लिए भी h का मान उतना ही है, दोनों के लिए h का मान उतना है बेटा, तो वेलोसिटी बराबर होती है। यानी कि वेलोसिटी v इक्वल टू √2gh दैट ओनली डिपेंड्स ऑन द हाइट, दैट डज नॉट डिपेंड ऑन द एंगल ऑफ द इंक्लिनेशन, यू नो इन द 1 डायमेंशनल कंसेप्ट। ओके, एंड नाउ बट द वेरी माइन्यूटली चेंज इन द क्वेश्चन। अब कह रहा है कि देयर इज द फ्रिक्शन, देन व्हाट विल हैपन, देयर इज फ्रिक्शन देन व्हाट विल हैपन। ओके, नाउ कम ऑन, since there is friction, therefore you have to take also the concept of the friction. Suppose this is a ball, and this is the mg, then what will happen, this is the mg, therefore the accelerating force is the mg sin theta. Okay, mg sin theta is the accelerating force and the retarding force will be how much, that is the fr, that is fr. This will be the normal and here will be a component that will be the mg sin theta, this will be the mg cos theta. No, this is the 30 degree, then this will be the also 30 degree, or here will be mg cos 30 degree. Means the normal is how much here, normal equal to n equal to mg cos 30. Okay, mg cos 30. Then now what will happen here, now since this force, this is the accelerating force mg sin 30, is the accelerating force, and this is the fr equal to so much, this is the mg cos 30. mg cos 30, what is the role of the mg cos 30, this produces retardation. Means इसका रोल क्या है बेटा, fr बराबर क्या होता है, fr बराबर μn होता है, and therefore fr will be mu mg cos 30, तो mg cos 30, तो एक बार ये हो गया बेटा fr बराबर सो मच, और एक बार हुआ fr बराबर म्यू mg cos 60. नाउ माइंड हियर, दिस इज अ वेरी इंटरेस्टिंग पॉइंट। तो यहाँ पे देखो बेटा fr इक्वल टू सो मच म्यू mg cos 30 एंड इन सेकंड केस विद द म्यू mg cos 60. नाउ माइंड हियर, यस, let dividing by m, you will get fr by m, that you will get the retardation. So therefore a1 बराबर yes dividing by m mu g cos
30, okay, and in the second case you will get mu g cos 60, okay. So this is what? This is the retardation. This is the means this is what? The retardation. Now mind, which will be more? Which will be more? Which will be more? A1 equal to mu g cos 30. Cos 30 जैसे कि cos है ना बेटा, cos 0 will be max and cos 90 will be 0. मीन्स कि जैसे जैसे एंगल बढ़ता है, as the angle increases the numerical value of the cos theta decreases. As angle decreases the numerical value of the cos theta increases. So since this is the 30, therefore this is the A1 is greater than A2. A1 is greater than 30 डिग्री वाले में रिटार्डेशन ज़्यादा है, 30 डिग्री वाले में रिटार्डेशन ज़्यादा है तो वेलोसिटी ज़्यादा घटेगी। 60 डिग्री वाले में रिटार्डेशन कम है तो वेलोसिटी कम घटेगी। तो जिसकी वेलोसिटी कम घटेगी उसकी काइनेटिक एनर्जी ज़्यादा होगी। तो जिसकी वेलोसिटी कम घटेगी तो काइनेटिक एनर्जी ज़्यादा होगी। जिसकी वेलोसिटी ना बेटा, जिसकी वेलोसिटी कम घटेगी तो बेटा जिसकी वेलोसिटी ज़्यादा घटेगी उसकी काइनेटिक एनर्जी कम होगी, यानी कि K1 लेस दैन K2, क्योंकि रिटार्डेशन है। एक बार फिर से सुनो, जिसकी वेलोसिटी क्या बोला, जिसमें रिटार्डेशन ज़्यादा तो उसकी वेलोसिटी घटेगी ज़्यादा, तो वेलोसिटी घट गई ज़्यादा तो बची कम, तो उसकी काइनेटिक एनर्जी हो गई कम। बात समझा ना? हाँ सोचो, फिर से सुनो। चलो 30 है ना, तो ये 30 बेटा रिटार्डेशन ज़्यादा है ना, तो वेलोसिटी कम हो गई ना, तो K1 कम हो गया, बस तो काइनेटिक एनर्जी कम हो गया। ओके, एंड देयरफॉर दिस इज द आंसर, एंड द आंसर इज, यू कैन से नाउ द ऑप्शन नंबर सी। तो ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर, ओके। एंड जस्ट बेटा आ जाओ यहाँ पे 11 नंबर क्वेश्चन। तो नाउ टेक द 11 नंबर क्वेश्चन। व्हाट इज गिवन हियर इन द क्वेश्चन नंबर 11। तो मैं 10 बजे का टाइम दिया था बेटा आपको कि वीडियो आ जाए बेटा, तो आज मैं थोड़ा सा लेट हो गया, इसलिए पूरा वीडियो में भी हालांकि जल्दी में कोशिश कर रहा था लेकिन नहीं हो पाया। तो चल बेटा देखियो, अभी तो फिलहाल आपको समझाना पड़ता है, इससे टाइम लगता है ना बेटा, नहीं तो अदरवाइज हमको मारना तो मैं 45 मिनट में ऐसे मार दूँ बेटा, 45 कर रहा हूँ 15 मिनट में ऐसे मार दूँ। 15 मिनट भी बहुत ज़्यादा बेटा, अधिक से 10 मिनट में मार देते हो ऐसे, बात करने की बात रहे तो। लेकिन आपको समझाने के लिए टाइम लगता है थोड़ा सा ना, कई तरह से समझाने की कोशिश करते हैं ताकि आपको बेटा, यदि आप समय दे रहे हैं, वीडियो को पढ़ रहे हैं बेटा, तो इससे ज़बरदस्त चीज़ें आपको मिले, फिजिक्स मिले, जैसे ना नौटंकी नहीं, फिजिक्स मिले। चलो ओके, कम ऑन 11 नंबर क्वेश्चन। इट इज़ गिवन द इन क्वेश्चन दैट द वाटर फॉल्स फ्रॉम द हाइट 60 मीटर एट द रेट ऑफ द 15 किलोग्राम टू ऑपरेट ए टरबाइन। ओके बेटा, तो ऊपर से वाटर गिरता है, टरबाइन चलती है, तो अभी हम छोड़ते हैं उसको। और कह रहा है बेटा ना, द लॉसेस ड्यू टू द फ्रिक्शन ऑफ द फोर्स इज द 10% ऑफ द एनर्जी। ओके नो प्रॉब्लम। चलो बेटा, और क्या पूछा इस क्वेश्चन में बेटा? कह रहा है इस क्वेश्चन में वर्क पावर एनर्जी का सवाल है। तो कह रहा है कि हाउ मच पावर जनरेटेड बाय द टरबाइन। चलो बेटा आओ देखो, जैसे नाउ द क्वेश्चन क्या कह रहा है बेटा यहाँ पे 11 नंबर क्वेश्चन। तो 11 नंबर क्वेश्चन बेटा ये कह रहा है कि कहीं से वाटर गिर रहा है, तो वाटर गिरा बेटा, तो वाटर यदि कहीं पर किसी, जैसे मान लो बेटा ना कि कहीं पर डैम बना हुआ है और वाटर वहाँ स्टोर है, तो जब वाटर वहाँ पे स्टोर है तो व्हाट एनर्जी इज देयर, दैट इज द पोटेंशियल एनर्जी विल बी देयर। तो पोटेंशियल एनर्जी विल बी हाउ मच, दैट विल बी द mgh, ओके। तो ये देखा जाए ना कि व्हाट विल बी द अमाउंट ऑफ वाटर फॉलिंग इन द 1 सेकेंड। तो रेट ऑफ द फॉलिंग दिया है बेटा 15 किलोग्राम पर सेकेंड, एंड जस्ट आई टेकन 1 सेकेंड, देयरफॉर दैट द मास विल बी द 15 किलोग्राम। तो द मास विल बी 15 किलोग्राम, जी विल बी द 10 एंड हाइट इज द 60 मीटर। तो हाउ मच दैट विल बी द 00 हो गया बेटा, और 15 गुणे 6 मतलब तो 90 हो जाएगा, 9000। यस यही आएगा ना बेटा, 15 6 हाँ ठीक है। तो सो मच जूल्स एनर्जी है,
so much joules energy, जानते हो बेटा कि this so much energy means what is that this energy for 1 second है ना, 1 सेकंड लिए हो ना आप, t बराबर कितना ले रहे हो, t बराबर आप ले रहे हो बेटा 1 सेकंड ले रहे हो ना, तो जो 1 सेकंड में एनर्जी होती है दैट इज कॉल्ड पावर, दैट इज कॉल्ड पावर, यस। तो ये 1 सेकेंड मीन्स यू नो दैट P बराबर W/T एंड W का मान 1 सेकंड में कितना है, सो मच, तो देयरफॉर दैट विल बी हाउ व्हाट, दैट इज द पावर। तो ये पावर इतना वाट पावर हो गया, यू कैन से दिस इज द सो मच वाट पावर। एंड आल्सो इट इज गिवन दैट द 10% एनर्जी लॉसेस, तो 10% लॉस, तो लॉस कितना हुआ बेटा, तो जितना ये है ना, कह रहा है क्वेश्चन में कि उसका 10% लॉस हुआ है, यानी ये जीरो से यहाँ हटा दो, ये जीरो से यहाँ हटा दो, कितना लॉस हुआ बेटा, 900 जूल एनर्जी लॉस हो गई है ना, 900 जूल एनर्जी लॉस हो गई। तो बेटा 9000 में से यदि 900 निकाल दिया जाए ना, तो एनर्जी रिमेंस बचे कितना है, ई ना, ई रिमेंस यानी कि बचा कितना, यानी कि जो पावर जनरेट करने में काम आने वाला है वो बचा कितना, तो बचा कितना, दैट वाज द 9000, तो 9000 माइनस कितना बेटा 900 एंड हाउ मच दैट विल बी 81, तो 8100 क्या, 8100 जूल्स पर सेकेंड, ओके बेटा। तो मीन्स यू कैन राइट द पावर की बात रही, तो पावर क्या हो, अच्छा एनर्जी पर सेकेंड बोलो बेटा, तो दैट विल बी, यू कैन टेक दिस इज द 8.1 किलो वाट, 1 kilowatt because the time is 1 second. Therefore, that will be 8.1 kilowatt, and the answer is the C option. So answer, therefore answer is the option number C. Option number C. And now come on the question number 12. Now come on the question number 12. So 12 number question. So this is a very fantastic question that has been asked in your IIT examination, and what is given in this question I have discussed in the class also. You know that. See, a lot of time was given there at this question. तो क्या कह रहा है बेटा, कि कह रहा है कि ये रॉड इज, हाँ बेटा रॉड एक ऐसे रखा हुआ है, ये देखो बेटा बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन, एक रॉड इस तरह से रखा हुआ है, ऐसे रखा हुआ है ना, एंड एक्सिस इज पासिंग, ऐसे देखा एक्सिस ऐसे पास कर रही है फ्रॉम द सेंटर, दिस इज द एक्सिस, एंड यू हैव टू फाइंड द मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ दिस रॉड अबाउट दिस एक्सिस, you have to find the moment of inertia of the rod about this axis, and it is also given in the question that, मैं क्लास जब ले रहा था बेटा तो उस समय आपको मैं बोला था ना, प्रिकॉशन बरतने के लिए बोला था, क्या बोला था कि बेटा जब भी कभी भी कोई भी परिचित क्वेश्चन आपका आवे ना, तो क्या तो उस समय देखना बेटा, उस समय देखना कि मास पूरे रॉड का दिया हुआ है कि आधे पार्ट का मास दिया हुआ है, जो लंबाई दी हुई है बेटा, तो दो आधे क्या दिया हुआ कि पूरे का दिया हुआ है, बोला था, याद आ रहा है ना, क्वेश्चन सही आपका है या नहीं है, अच्छा बहुत अच्छी बात है, तो चलो ओके कम ऑन। तो नाउ द क्वेश्चन व्हाट इज गिवन, कह रहा है लंबाई 2L है, तो बेटा तो पूरी रॉड की लंबाई ना बेटा 2L बोला है, यानी कि L इधर हो गया, हाफ ये हो गया बेटा, एंड L इज हियर आल्सो। And what is about the mass? What are the information? So about the mass, it is given the moment of inertia of a rod of the length 2L and mass m. M is the mass. So m, therefore the m is the total mass. Total mass कितना बोला बेटा? 2m नहीं बोला. Mind here, यदि mass 2m दे देगा तो the answer will be different. The mass is given m. तो total mass कितना दिया बेटा? तो total mass is given m, and therefore the half rod mass will be how much? M by 2. This will be how much? M by 2. M by 2. Clear? And some angles is also given. Here angle is given. This is the alpha. तो जस्ट वही क्वेश्चन जो हमने ब्लैक बोर्ड पे आपको लिया था, कुछ ऐसा ही बहुत ज़्यादा याद आ रहा है ना। ऑफलाइन के बच्चों को याद करो बेटा, अभी ऑनलाइन वाले बच्चों को बेटा आपको भी बताऊंगा, डोंट वरी फॉर दैट कि ऑफलाइन भी कुछ सर बहुत ज़्यादा ही सब बताए हुए हैं, हाँ बेटा आपको भी बताऊंगा, डोंट वरी। ओके बेटा, ऑनलाइन में थोड़ा सा टाइम लगता है बेटा, यहाँ चूँकि लोगों की 3 घंटे डेली क्लास चलती है, तो ऑफलाइन के बच्चों की बेटा 3 घंटे डेली क्लासेज मैं लेता हूँ, 3 आवर्स एटलीस्ट 3, मतलब कम से कम 3 घंटे होती है बेटा, कभी कभी 3 घंटे से ज़्यादा 3.5 घंटे भी क्लास होती है। तो ऑफलाइन की बात कुछ और है, लेकिन अब जो बच्चे हमारे प्यारे बच्चे जो दूर हैं अपना, तो मैं समझता हूँ कि मजबूरी आप नहीं आ सकते, लेकिन मैं तो यही कहता हूँ बेटा कि यदि किसी भी तरह से अभी भी आ सकते हो तो ज़रूर आ जाओ, लेकिन फिलहाल आप कहीं मान लो पढ़ रहे हो तो आप बेटा वहीं से पढ़ो, कोई बात नहीं है बेटा। मैं कोशिश करता हूँ कि वीडियो आपको जल्दी से जल्दी दूंगा, है ना। हाँ,
फिर आप अभी आ जाओ, यहाँ मैं टेक्निक सिखाने जा रहा हूँ। तो जानते बेटा कि इस क्वेश्चन को ये एलिमेंट ले लिया जाता है, एलिमेंट परपेंडिकुलर डिस्टेंस लेकर के पार्टिकल बांध करके सॉल्व किया जाता है, इंटीग्रेट किया जाता है। दैट इज ए वेरी मतलब सिंपल प्रोसेस आल्सो। लेकिन हम उससे भी स्मार्ट तरीका ना, मैजिक वे में आप इनसे मार दो बेटा, बहुत आसान है ना। हाँ, IIT में पूछा गया क्वेश्चन। फिलहाल आ जाओ, देखो अब हमने क्या सीखा बेटा यहाँ पे। तो अभी बोला कि आप बहुत आसान प्रोसेस स्मार्ट वे सीखो बेटा। चलो देखना, ध्यान देना। अब ये एंगल अल्फा बेटा, तो क्या करो ना, इस क्वेश्चन को जब सॉल्व करना हो तो वेरी फैंटास्टिक, क्या करो कि यहाँ पे ना बेटा, यह रॉड है ना, ये रॉड है, एक्सिस यहाँ पर है, तो क्या करिए एक्सिस वहीं पे रहने दो बेटा, एक्सिस जहाँ है वहीं रहने दो, ठीक। रॉड को क्या कर बेटा, क्योंकि जानते हो कि आप जो आपके पास दो ही थियरम होते हैं मोमेंट ऑफ इनर्शिया में, आइदर पैरेलल एक्सिस थियरम और द परपेंडिकुलर एक्सिस थियरम। तो यदि यह रॉड परपेंडिकुलर होता, यदि रॉड एक्सिस पर परपेंडिकुलर होता तो आपको आंसर रटा हुआ है, मार देते निशान। जैसे तब वह IC बनाता उसका रॉड से 20 मतलब जैसे मैं कहूँ ये कोई रॉड है और बताओ कि इस एक्सिस से ये ऐसे ये कोई रॉड है और बताओ कि इस पे इस एक्सिस मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितनी होगी। तो आप कहेंगे सर कि पूरी लंबाई L है, पूरा मास M है, तो ये होता है mL²/12 होता है सर। तो आप तुरंत मार देंगे। अच्छा, मैं कहूँगा बेटा इस पे क्या होगी, तो आप कहेंगे सर ये टेंजेंट बना रहा है, टेंजेंट पर होता है 1/3 mL² होता है। तब आप कहेंगे कि सर ये होता है, ओके। लेकिन यहाँ तो रॉड और यहाँ पे रॉड और जो एक्सिस है एंगल बना रही है, तो ऐसे क्वेश्चन में बेटा बिल्कुल घबराने की कोई सी बात नहीं होती। पर ये रॉड है ना, ये रॉड है ना बेटा, बस इसको क्या करो ना, रॉड को थोड़ा सा घुमा करके 90 पे कर दीजिए। तो सपोज करिए कि रॉड को हमने रोटेट कर दिया और अब हमारा जो रॉड है वो यहाँ पे आ गया, इस तरह से आ गया, ठीक। बस उसको रोटेट कर दिए, थोड़ा सा रॉड को थोड़ा सा रोटेट कर दीजिए। तो अब आपने क्या किया बेटा कि रॉड यहाँ पे आ गया आपका रॉड। चलिए बेटा आजा देखना, अब देखो बेटा ये लंबाई इतनी L है ना, तो अब ये एंगल कितना अल्फा है, तो और यह रॉड देखो बेटा, यह और ये रॉड अब किस पे हो गए हैं, 90 डिग्री पे हो गए हैं। तो यहाँ से लेकर यहाँ तक का एंगल ये 90 है बेटा, तो ये अल्फा है, तो ये एंगल कितना हुआ, इतना, ये इतना हो गया 90 माइनस अल्फा हो गया कि नहीं हो गया। माँ बहुत आसान। चलो बेटा अब देखना बेटा, अब यहाँ पर जब यह इतना 90 माइनस अल्फा हो गया तो ये इतनी लंबाई तो L थे बेटा, ये इतनी लंबाई तो L थी, ये इतनी, तो अब ये लंबाई कितनी हो गई, ये L थी ना, वाइट वाली L थी, वाइट वाली L थी। तो अब बेटा ये ग्रीन वाली लाइट कितनी हो गई, लंबाई कितनी हो गई, तो अब ये लंबाई यहाँ से लेकर यहाँ तक कितनी है बेटा, ये क्या बनाएगा, बेस बनेगा ना। तो अब इस पर कितना आ गया ये लंबाई बेटा, इस पर अब ये आ गया L cos, क्या इस एंगल के लिए cos बनेगा, तो cos 90 माइनस अल्फा हो गया बेटा। अब cos 90 माइनस अल्फा होता है sin अल्फा, तो अब क्या होगा L sin अल्फा, ओके। और मास कितना है, मास m/2, यानी कि अब हमारा इतना कर देने से क्या हुआ बेटा, देखो अब इतना कर देने से अब ये हो गया, रॉड हमारा ऐसे हुआ, देखो बेटा ये ऐसे रॉड है जिसकी लंबाई हमारी L sin अल्फा है, मास कितना बेटा m/2 है, और एक्सिस कहाँ है, ऐसे है, देखो अब ऐसे हो गया। देखिए ये है एक्सिस, ये है रॉड, और ये दोनों एंगल किस पे है, 90 पर परपेंडिकुलर है दोनों। तो बेटा हो गया, बस देख रहे। अच्छा अब I का मान तो जानते ही हो, I बराबर कितना होता है बेटा 1/2 हाफ, क्या है बेटा टेंजेंट बना रहा है ना। आ जाओ देखना बेटा, फिर से देखना। हाँ बेटा अब मोमेंट ऑफ इनर्शिया टेंजेंट पे क्या होती है, याद है ना बेटा 1/3 m कितने स्थान पे क्या लिखूं, m/2 L sin अल्फा ना, तो 1/3 mL², यानी कि L² sin² अल्फा लिख दो। चलो बेटा अब यह तो एक रॉड का है ना, अब इतना ही इधर भी है ना, दूसरा वाला रॉड का यहाँ पर भी है ना बेटा, तो इसका भी तो उतना ही होगा, उतना ही होगा इसका भी। इसका मीन से हुआ बेटा कि अब जो है अब नेट लिखूँ, आई नेट ना बेटा, आई नेट बराबर कितना हो गया, तो अब इसमें 2 से मल्टीप्लाई कर दिया जाए, तो 2 × 1/3
3 देखो बेटा, यानी कि जितना इधर उतना ही इधर, यह वाला दोनों जोड़ दिया जाए तो जितना ये आया उतना ये, यानी इसी भी 2 से मल्टीप्लाई कर दो तो 1/3 इंटू m/2 L स्क्वायर साइन स्क्वायर अल्फा, नो प्रॉब्लम। अब देखो बेटा, ये 2 से 2 कैंसिल, यानी कि क्या मिला, आई नेट बराबर कितना हुआ 1/3 m L स्क्वायर ना साइन स्क्वायर अल्फा, तो 1/3 बेटा क्या मिला हम लोग को, तो दिस इज द आंसर, दिस इज द आंसर 1/3 ml स्क्वायर साइन स्क्वायर अल्फा, तो 1/3 ml स्क्वायर साइन, आंसर नंबर क्वेश्चन नंबर 12 एंड द आंसर इज ऑप्शन नंबर ए, तो आंसर इज ए। ओके बेटा, चलिए तो बेटा अभी थोड़ा सा ड्यू टू सम रीजन हम यहाँ पे रोकते बेटा, मन तो यही कर रहा है कि सब पहले बता डालो ना बेटा, सब पहले बता दो बेटा। बहुत आसान क्वेश्चन है, बहुत ही आसान क्वेश्चन है, इसमें पेपर सबका बहुत अच्छा होना चाहिए था। और फिलहाल अभी तो रिजल्ट आपको मैं दे दिया हूँ आप लोगों को, और उतना एक क्वेश्चन में कई वेरिएशन भी आया बेटा, कहीं पर ऐसा एक बार चेंज हुआ है, तो एक क्वेश्चन में कहीं पे वेरिएशन भी है। तो बेटा थोड़ा सा अभी आज हमको रोकना पड़ेगा, रात में 11 बज रहे हैं तो हमको थोड़ा सा रोकना पड़ेगा ना बेटा, थोड़ा सा बाहर में चला गया था, आया हूँ अभी, तो मैं थोड़ा सा भी सोचा कुछ भी तो क्वेश्चन दे दूँ बच्चों को। तो चलो बेटा, तो अभी इसको रोकते हैं, और हम जो है इसको कल आपका पेपर नंबर 13 से शुरू करेंगे बेटा, और 45 तक हम कल सॉल्व करेंगे। ओके, तो मिलते हैं हम लोग कल, बेस्ट ऑफ लक। ओके बेटा।